गुड मॉर्निंग अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अब शायकीन दिल थाम लें, चूंकि हमेशा से ये रहा है। अगर मैच की बात करें फिदा, 1992 तो आप बहुत जज्बाती हो गए थे मैच की बात करते अभी भी मैं बहुत जज्बाती हूँ। अच्छा 1992 का वर्ल्ड कप हो या कोई भी मैच हो, हमेशा हमारी फाइनल तक जो रसाई होती है ना, वो अपने ऊपर हमारा तकिया नहीं होता। हम रिलाई करते हैं बारिश हो जाए, 1 पॉइंट मिल जाए, हाँ। या फिर श्रीलंका हार जाए, भारत जीत जाए, तो हाँ, उसी के ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं। अब कल जो मैच होने जा रहा है पाकिस्तान श्रीलंका का, अगर कल के मैच में 2 दुआएं करनी है फिदा, हाँ जी व्यूअर्स, हमने 2 दुआएं करनी है। पहली दुआ तो यह है कि अल्लाह करे बारिश ना हो, क्योंकि अगर बारिश हो जाती है तो 1-1 पॉइंट मिलेगा, दोनों टीम्स को मिल जाएगा। तो फिर पाकिस्तानी टीम फाइनल में नहीं पहुंच सकेगी। श्रीलंका और भारत का मैच होगा। और अगर पाकिस्तान श्रीलंका से जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान और भारत फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। तो लिहाजा पूरी को मसल्ले बिछा ले, दुआएं मांगे, मिन्नतें करें, मन्नतें मांगे, क्योंकि वजह यही है कि मैच के लिए हम दुआओं का ही आसरा लेते हैं। हमें ना पाकिस्तान और इंडिया का, हमने एक मैच, पहला मैच हमने बड़ा शानदार तरीके से जीता, दूसरा मैच उतने बुरे तरीके से हमने हारा है। अब तीसरी बार हमारी टीम, क्रिकेट टीम को ये सोचना है कि हम क्या भारत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अगर तो हम तैयार हैं तो कल वो जम कर खेलेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि श्रीलंका को हर सूरत हराना है और फिर फाइनल में पाकिस्तान और भारत का टकराव होना है। लेकिन हमारी पाकिस्तानी टीम से, हमारे शाहीनों से एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही उनसे इल्तजा है कि ठीक है, आपने ग्राउंड में उतरना है और जमकर खेलें। हार होती है कोई मसला नहीं है, लेकिन मुकाबला आपने पूरा करना है, आखिरी गेंद तक लड़ना है। इससे पहले भी हम यही बात करते रहे हैं कि हार जीत तो होती रहती है, हार जीत में से किसी एक टीम ने जीतना होता है, किसी एक ने हारना होता है, लेकिन मुकाबला ऐसे करें, मुकाबला इतना तगड़ा करें कि पता लगे कोई टीम घर से खेलने आई है। जिस तरह लास्ट मैच हुआ है पाकिस्तान और भारत का, हाँ। लग ही नहीं रहा था कि ये कोई वही हमारी आलमी टीम है जो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पे है। तो लिहाजा लेकिन ये देखें ना, बेस्ट ऑफ विशेस तो आप दे रहे हैं, लेकिन वही टीम है जिसके बाबर आजम कप्तान है, और बाबर आजम दुनिया के जो आईसीसी की टॉप रैंकिंग है उसमें 1000 दिन से ज्यादा रहने वाले ये नंबर 1 बल्लेबाज रहे हैं। टॉप पोजीशन पर 1000 दिन से ज्यादा रहने वाले ये, और यही टीम जो कि आईसीसी T20 रैंकिंग में ये टॉप पर रही है, और अभी आईसीसी के जो वनडे रैंकिंग है उसमें भी ये टीम टॉप पर रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम इंडिया से हार जाते हैं ना, तो ये जितनी भी अचीवमेंट हमने समेटी है सिर्फ इस बात पर आकर खत्म हो जाती है। क्या फायदा इंडिया से तो मैच हार गए। को इस मंथ भी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो है अवार्ड दिया गया है। तो लिहाजा हमारी नेक तमन्नाएं हैं, बेस्ट विशेस हैं हमारी पाकिस्तानी टीम के साथ। कल का जो मुकाबला हो, अल्लाह करे पाकिस्तानी टीम जो इंडिया से शिकस्त का बदला है ना, वो श्रीलंका से ले। अब देखते हैं कल होता क्या है। अब हाईलाइट्स की जानिब बढ़ते हैं, हाईलाइट्स के बाद दोबारा से जरा अपने सेगमेंट का आगाज करते हैं। चीनी माफिया, डॉलर स्मगलर्स, बिजली चोर पकड़े गए, महंगाई बेलगाम क्यों? तारीख पर तारीख फिर तारीख, क्या 21 अक्टूबर को होगी नवाज शरीफ की वतन वापसी की हतमी तारीख? एशिया कप का खुमार, हुकूमत 5G टेक्नोलॉजी के लिए कोशा, क्या तेज हो पाएगा खुशहाली का कारवां? और आपकी मुलाकात होगी कोहसारों की बेटी के पहाड़ सपनों से। तो जनाब, ये हैं हमारी हाइलाइट्स जिनका आगे हम जाके प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। लेकिन अभी हर आवाम को, पूरी आवाम को, अगर पूरी पाकिस्तानी आवाम को एक तरफ क्रिकेट को मारे, क्रिकेट से भी कोई हमें अच्छी खबरें तो आई नहीं है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई का रोना रोया जा रहा है। हर शख्स परेशान है, क्योंकि जो चीज़ आपको कुछ महीनों पहले तक चंद 100 रुपये में मिलती थी, अब वही चीज़, चाहे वो खाने पीने की है, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो आपके मोबाइल का बैलेंस ही क्यों नहीं है, वो अब ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस के साथ आपको डबल कीमत पर देना जा रहा है। हम पहले भी ये बात करते रहे हैं फिजा कि महंगाई ने गरीब आदमी का तो जीना मुहाल कर रखा है,
लेकिन जो वाइट कॉलर लोग हैं, जो सफ़ेद पोश तबका है, उसके लिए अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखना जो है बहुत मुश्किल हो चुका है। आए रोज़ हम ऐसे वाक़यात देखते हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जराइम की वारदातों में इजाफा हो गया है। तो इसका बराह रास्त ताल्लुक हमारी गवर्नेंस से भी है। ठीक है, ग्लोबली रिसेशन है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो हमेशा से ही हालात इतने बद से बदतर रहे हैं। IMF के साथ डील का मामला या कोई भी हमारी मुआशी इस्लाहात के हवाले से बात की जाए तो हमेशा से हमारे जो मलबा है गरीब आवाम पर ही डलता है। हुक्मरानों की अयाशियाँ, उनके लल्ले तलल्ले, उनके जो मौज मस्तियाँ हैं वो तो उसी तरह रहती हैं, लेकिन गरीब आवाम बेचारे टैक्सेस की, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस की मद में पिसते रहते हैं। अच्छा, अब गरीब आवाम की दुहाई क्या है, एक आम आदमी इस महंगाई के बारे में कहता क्या है, आपको पहले वो दिखाते हैं। ये होती है ना कि वो मैं पूछता हूँ कि क्या लाऊं, वो बोलते कि जो आपका मर्जी करे ले आओ। मार्केट जाते तो हर चीज 200 रुपए कम से, जो बकरी वो अपनी बंद गोभी नहीं खाती थी वो भी 200 से कम में नहीं मिलती। टमाटर का रेट पूछो, धनिया पूछो, धनिया पहले फ्री मिलती थी सब्जी में, अभी वो भी 30-40 रुपए की मिल रही। हम लोग जो बस जो पहले जो गोश्त मोश खा रहा था, अभी तो दाल भी नहीं खा सकते, क्यों महंगाई है बहुत सर। दाल मिल जाए ना तो शुक्र अल्लाह का करते हैं कि अल्लाह दाल मिल गई है, बस यही होता है, इसी पे गुजारा कभी ये भी नहीं होती। तो आजकल इतनी महंगाई है, तकरीबन 17,364 रुपए बिल आया बिजली का, तो 25,000 का तनख्वाह होगा ड्राइवर का, तो आप उसमें 17-18,000 बिल जमा करो, आगे खाओगे क्या। हम लोग ये रिक्शा चलाते सारा दिन, 1,000 रुपये भी बचत नहीं होते सुबह से लेके शाम तक, तो यही हालात पे अभी हम लोग 1,000 रुपये में क्या चीज़ ले लेंगे बंदा। लंगर लेके खा लेते हैं, महंगाई इतनी है क्या करें। क्या हमको दिखा दे 47 से लेकर 2023 तक ऐसा कोई कारनामा वो दिखा दे अपने बच्चों को, अपने ये प्यारे पाकिस्तानी बच्चों को। ये तो सिर्फ चंद लोगों की आवाज़ है जो हमने आप तक पहुंचाई है, लेकिन अगर आप बाहर निकले और रोज़मर्रा के लोगों से मिले, अगर यही सियासतदान अपने हलके में चले जाए ना, तो इन्हें समझ आए कि अवाम इस बेरोज़गारी से, इस महंगाई से कितने परेशान हैं। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आहिर मुर्शद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। अवाम का बुरा हाल है, हमारी हुकूमत जो है, अब तो केयर टेकर सेटअप आ गया, अब तो हम हुकूमत को कोस भी नहीं सकते कि भाई आप लोग क्या करके चले गए हैं, और अब केयर टेकर सेटअप के उनकी अपनी मौज मस्ती है, वो कहेंगे हमने तो ये सब कुछ किया नहीं, हम तो सिर्फ इलेक्शंस कराने के लिए आए हैं। डॉलर को कंट्रोल करने के लिए कोशिश की जा रही है, क्रैकडाउन किया जा रहा है बिजली चोरी को पकड़ने के लिए, इसके बावजूद महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है। आपको बुनियादी वजह क्या नज़र आती है? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको बताऊं, जो आपने बिल्कुल सही बात की है, ये जो महंगाई है इससे पाकिस्तान के करोड़ों अवाम की ज़िंदगी अजीरन हो गई। ना वो बच्चों को तालीम दे सकते हैं, ना मुनासिब ग़िज़ा दे सकते हैं, ना इलाज मुआवजा करा सकते हैं। अब वो मायूस हो चुके हैं बिल्कुल अपने से, मुस्तकबिल से, अपने बच्चों के मुस्तकबिल से। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, इसमें मीडिया की भी जिम्मेदारी है, आवाम को अब कहें कि जो रोना धोना ख़त्म करें, ये कहें कि ये हुआ क्यों है, उस पर भी तो बात करें ना। टमाटर के रोटा कब तक रोना रोते रहेंगे। निगरां हुकूमत आज भी कौमी दौलत लूटने वालों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, उसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। ये वही निगरां हुकूमत में ऐसे ही लोग रखे गए हैं जिन्होंने माजी में, मेरा जुमले पर गौर कर लीजिएगा, आईन पाकिस्तान के शिक 70 तोड़ी थी निगरां हुकूमत ने 2018 में, और कौमी दौलत लूटने वालों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया था। अब आप उनको दोबारा लाए हैं तो ये तो होना ही है। क्यों नहीं बात कर रहे इसके ऊपर, ये क्यों हो रहा है? नंबर एक। दूसरी बात ये कि इतना ज़्यादा शोर डाल दिया है, ये सब ड्रामेबाजियाँ होती हैं। मेरी बात जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, ये जो है ना, ये कहना जी हमने क्रैक डाउन कर दिया, फलाना कर दिया, इसमें 3, 4, 5 सवालात पैदा होते हैं जी। ये अब आपके सामने जो लिस्ट आ रही है कि इतने लोग इन्वॉल्व थे, इसमें गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व थे, स्मगलिंग हो रही थी, ट्रकों से स्मगलिंग, तो क्या ये आज पता चला है? आप पिछली हुकूमत के दौर में ये आदाद शुमार आ चुके थे। ये जो ट्रक से स्मगलिंग हो रही है, चीनी तेल जा रहा है, कौन कौन से इदारे हैं उनको पता था कि आज आपको पता चला है? नंबर एक, हम उस पर बात नहीं कर रहे। दूसरे, एक मेरा जुमला आप याद रखें, मैं बहैसियत एक तालिब इल्म मईशत के, ये क्रैक डाउन वगैरह ये सब आर्जी बातें होती हैं। क्या कभी इलीगल असासों पे भी क्रैक डाउन करेंगे? मेरी बात कर रहा हूँ वो ये है कि ये तो वो अंडरग्राउंड चले गए हैं। पहले ये खेल क्या हुआ मैं आपको बता दूं, आवाम को समझना होगा। 20 दिन का केयर टेकर खामोश रही, यानी 20 दिन कह रहा हूँ, जिस दिन काबीना बनी 20 दिन तक वो खामोश रहे, कुछ नहीं किया उन्होंने। लोगों को मौका दिया कि स्मगलिंग करें, सट्टेबाजी कर रहे हैं, इसमें भी इन्वॉल्व थे। लेकिन सिद्दीकी साहब बिल्कुल सर, ये तो आपने बजा फरमाया है,
लेकिन सर सवाल ये पैदा होता है कि अब जिस तरह डॉलर नीचे आया है, 1 रुपया भी हाँ, डॉलर नीचे ऊपर भी जाता कहाँ है, महंगाई इतनी बढ़ जाती है। नहीं आया लेकिन नीचे, मैं जो वही तो कह रहा हूं ना, नहीं आया नीचे, कहाँ आया है? देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो ड्रामा हो रहा है ना, इसको जरा सा कौम को बताइए। 12 जुलाई को डॉलर रेट था 276, आप निकाल के देख लीजिए। अब इतनी तबाही ना, कुछ रोकने के बाद फौज आ गई, ये आ गया, वो आ गया, क्रैक डाउन हो गया, सब कुछ हो गया, अभी भी 300 पर है। अरे भाई वो तो 276, ये तो दो बस। सर मेरा जुज़वी सवाल यही था सिद्दीकी साहब, आप उसके बाद तफसील से जवाब दीजिएगा। मेरा सर सवाल ये था कि अगर फ्यूल नीचे आता है या डॉलर 1 या 2 रुपए नीचे आता भी है, इंटरबैंक में नीचे आए या ओपन मार्केट में नीचे आए, लेकिन महंगाई उसी तरह जो बाकी अशियाए खुरोनोश हैं, जो हमारी डेली कमोडिटीज़ हैं, वो नीचे नहीं आती हैं। 1 रुपया इजाफा होता है पेट्रोल की कीमत में, डॉलर 1 रुपया ऊपर जाता है, तो महंगाई इतनी बढ़ जाती है। इसका बराह रास्त ताल्लुक सर गवर्नेंस से है, हमारी इकोनॉमी से है, या आप कहीं समझते हैं कहीं ना कहीं टाइम लगता है चीज़ों को रिवाइव होने में, इसके वेट करना चाहिए, ग्लोबल रिसेशन है जिसकी वजह है ये? जी नहीं, टाइम नहीं लगता है, टाइम लगेगा बढ़ने के लिए। मैं आप दोबारा बता रहा हूँ, मेरा जुमला नोट कर, ये जो टाइम जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये इससे महंगाई मजीद बढ़ेगी। क्यों, मैं आपको बता दूँ। 31 जुलाई को स्टेट बैंक ने एक मॉनेटरी पॉलिसी दी थी, 31 जुलाई 2023 को। उन्होंने क्या कहा था कि जी इस साल महंगाई 20 से 22% रहेगी। अरे भाई खुदा के गजब से डरे, आपने खुद बढ़ाई है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। अभी तो ये 20% की बात किया करते थे। हुआ ये था कि पहले निगरान हुकूमत 20 दिन तक खामोश बैठी रही, कौमी दौलत सट्टेबाजों को मौका दिया, स्मगलर्स को मौका दिया, रुपए की कदर जो है गिराने वालों को मौका दिया, हुंडी वालों को मौका दिया, चीनी की स्मगलिंग होती रही, जब खूब लूट मार कर ली। ये माजी में भी होता रहा, कोई पहली दफे नहीं हुआ है पाकिस्तान में। क्रैक डाउन का असर हमेशा टेम्परेरी होता है, जुजवी होता है, और ये वो चीज वापस नहीं आती जो होनी थी। मैंने आपसे कहा 276 पे डॉलर था, अब ये इन्होंने 300 पे आके पूरे मुल्क में जो है ना वो हो गया कि जी बड़ा कमाल हो गया, बड़ा कमाल हो गया। अरे भाई ये तो आपने जबरदस्ती इन्हीं इन दिनों में गिरा था। 12 जुलाई को 275 था एक नंबर की। तो एक बात तो ये थी कि क्या हम करना चाहते हैं अभी भी मैंने एक जुमला कहा, निगरान हुकूमत शवाहिद है, आज भी इलीगल असेट्स जो है जिससे मुस्तकिल फायदा होता है, जिससे मईशत को फायदा होता है, जिससे बिजली के नर्ख कम हो सकते हैं, जिससे पेट्रोल के नर्ख कम हो सकते हैं, वो करने के लिए कानून तोड़ रही है, आज भी कानून तोड़ रही है। जब ये बताइए कि जब ये कानून बना था 14 जून के, आप अखबारात उठाइए, 2019 के कानून क्या था, जो नाजायज असासे हैं, जायदादें हैं, उनको जब्त करके 7 साल जेल भेजा जाएगा। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये हुंडी हवाले के जो स्मगलर थे वो अंडरग्राउंड चले गए हैं जी, अभी हो गए, लेकिन ये असासे जो है ना ये तो अंडरग्राउंड नहीं गए। अगर मेरे 3 करोड़ रुपए में पड़े हैं, चोरी के पैसे के हैं, और अगर मेरे कौमी बचत में रखे हुए इन्वेस्टमेंट बॉन्ड रखे, वहां से क्यों नहीं ले रहे? सिद्दीकी साहब, आपकी बात यही से मैं सवाल करना चाहूंगी। जिस तरह आप कह रहे हैं पहले भी इस तरह से क्रैकडाउन होते रहे हैं कि लॉन्ग टर्म उनका कोई इफेक्ट नजर नहीं आया। अभी भी कहा जा रहा है जो लॉकर्स में डॉलर्स पड़े हैं उन सबको नल एंड वॉइड कर दिया जाए, ऑटोमेटिकली डॉलर की प्राइस कम आ जाएगी। अभी इस पर कोई इम्प्लीमेंट किया नहीं गया, सिर्फ एक सजेशन दी गई है। तो बात यही आती है कि हमारी तरजीहात में है कि हमने डॉलर को कंट्रोल करना है। अगर हमने डॉलर को कंट्रोल कर लिया, हमारे बैरूनी कर्जे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, पेट्रोल प्राइस कम हो जाएगी, हमारे मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, सिर्फ एक डॉलर की प्राइस को कंट्रोल करने से और डॉलर की स्मगलिंग को रोकने से। जी नहीं होगा, वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये गिरने वाला है, दोबारा गिरेगा। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि असल में ऐसा नहीं होता है, जज्बाती बातें करना, पहले तो ये लॉकर्स की बातें करना जो है ना, ये ऐसा होता नहीं है। यानी ये आप देखें ना, आप दुनिया में रह रहे हैं, कोई तमाशा तो नहीं है ना इस तरह आप लोगों के लॉकर्स पे हाथ डालेंगे। इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला लोग पर है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मसला यही है, लेकिन मुझे एक चीज़ की फिजा ये समझ नहीं आती है कि जब आपकी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से कम होंगी तो कैसे आपका मुल्क इकोनॉमी की सही डगर पर जा सकता है? आपने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की तरफ तवज्जो नहीं दी, आपने अपनी इंपोर्ट्स को, जो बच्चों के नौमौलूद बच्चों को जो फीड दिया जाता है, जो ड्राई मिल्क दिया जाता है, आपने उसको लग्जरी आइटम बनाकर उसकी इंपोर्ट पर जो है पाबंदी लगा दी है। यही सवाल है जो मैं आपसे कर रहा था बात। डॉक्टर साहब, सर ये कैसे मुमकिन है कि हमारी एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर हैं, हर चीज़ हमें इंपोर्ट करवानी पड़ती है, ज़रई मुल्क हैं, और हालत ये है कि ज़रई मुल्क होने के बावजूद हमें बाज़ दफ़ा आटा और चीनी भी बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। तो सर इन हालात में कैसे हम तवक्को कर सकते हैं कि ये हमारी इकोनॉमी की हालत बेहतर होगी?
इन्हीं हालात में बेहतर होगी। देखिए मैं पहले बता दूं, जब आप ये खुद कह रहे हैं मईशत बुरान का शिकार है, महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है, इस वक्त मीडियम टर्म की बातें मत करें फॉर गॉड से। ये एक्सपोर्ट एक दिन में नहीं बढ़ा करती, इस वक्त ये बातें मत करें। मैं आज दोबारा कह रहा हूँ, मैं ये गारंटी कर रहा हूँ कि चंद हफ्तों में पेट्रोल की कीमतें नीचे आ सकती हैं, चंद हफ्तों में बिजली के नर्ख कम हो सकते हैं IMF की इजाजत से, चंद हफ्तों में रुपए की कदर में पायदार बेहतरी आ सकती है। हम जो ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं उसके नतीजे रुपए की कदर फिर गिरने वाली है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपके ये इंपोर्ट्स बढ़ के तिजारती खसारा बढ़ने वाला है, हमारा जारी हिसाबात का खसारा बढ़ने वाला है। मेरी परेशानी ये है, मैं ये चाहता हूँ कि आप फिलहाल बात करें अगले चंद महीनों की, अगर इसको आप कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं, जो नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये बातें लॉन्ग टर्म है जो आप कर रहे हैं कि ये एक्सपोर्ट कैसे, ये काम है इलेक्टेड हुकूमत का, इसलिए कि उसके पास कुछ इख्तियारात होते हैं, तो पार्लियामेंट होती है जो कानून साजी कर सकती है। ये हुकूमत तो जो इख्तियारात उसके पास हैं वो इस्तेमाल नहीं कर रही, जिनसे ताकतवर तबकों के ऊपर ज़र पड़ती है, वो कानून से इनहराफ कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम ये समझें कि इस वक्त जो हमें करना है कि ऐसे काम करने हैं जिससे महंगाई कम हो, डॉलर की कदर में पायदार बेहतरी आए। स्मगलिंग डॉलर वो हम नहीं, बिल्कुल ठीक है। सिद्दीकी साहब ये बताइएगा कि अभी डॉलर की प्राइस को क्या कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि मैं एक रिपोर्ट देख रही थी, अमेरिकन बैंक्स की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई थी, बाय द एंड ऑफ 2023 पाकिस्तान के अंदर डॉलर की प्राइस के $1 360 रुपीस तक इन्होंने लेकर जाना है। तो क्या ये बात सच होती नजर आ रही है आपको? दादू ये 330 पर तो आ गया था, खुली मंडी में 330 आ गया था, बिल्कुल आया। उस वक्त मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये स्मगलिंग हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, तो हमारे इदारे कहाँ थे, हमारी हुकूमत कहाँ थी? यही तो खेल है। आप रुपए की कदर गिरा के हुकूमत को भी फायदा होता है, सट्टेबाजों को भी फायदा होता है। ये मुल्क है अशराफिया की मईशत। अभी मैं फिर कह रहा हूँ कि रुपए की कदर अभी गिरने वाली है, अभी पेट्रोल के दर बढ़ने वाले हैं, अभी तिजारती खसारा बढ़ने वाला है, अभी जारी हिसाबात का खसारा बढ़ने वाला है। आप इन रिसेशन की बात मत करें दुनिया की, इसलिए कि बांग्लादेश और भारत का ग्रोथ रेट हमसे दुगना, महंगाई हमसे 1/3। तो ये क्यों हम बातें कर रहे हैं? कौन सा रिसेशन है? भारत का ग्रोथ रेट 7-8% है, महंगाई जो है इस वक्त जो है 8.5% है। मैं इसलिए कह रहा हूँ हम हकाइक का सामना करें। मैं आज फिर कह रहा हूँ आपको, ये रुपए की कदर भी कम हो सकती है, बिजली अफगानी करेंसी की कदर हमसे ज्यादा है। ये तो भारत और बांग्लादेश तो चलो बहुत पहले से हमारे साथ आजाद हुए हैं, अफगानिस्तान की करेंसी की कदर हमसे ज्यादा है। नहीं, बांग्लादेश जो है ना वो तो 71 में आजाद हुआ है और वो हमसे कहीं आगे निकल गया, ठीक है ना। मैं जो चीज़ आपसे अर्ज कर रहा हूँ, अफगानिस्तान की बिल्कुल एक डिफरेंट बॉल गेम है। हमारे यहाँ पैमाने पे स्मगलिंग हो रही है, हम मजबूर हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ, वो बात आप छोड़ दीजिए। मेरा सिर्फ कहना ये था कि आज की तारीख में क्या हम केयर टेकर्स को ये मजबूर कर सकते हैं और स्टेट बैंक को कि ऐसे इकदाम करें जिससे रुपए की कदर में ऐसी कमी आए जो पायदार हो और बिजली और पेट्रोल कम हो। अगर ये नहीं करते तो मैं जैसे दोबारा बता रहा हूँ, यही निगरान हुकूमत है, यही निगरान वजीर खजाना है जिन्होंने 2018 में जब ये निगरान वजीर खजाना थी, इन्होंने आर्टिकल 77 ऑफ आईन पाकिस्तान तोड़ के कौमी दौलत लूटने वालों की मुआवनत की थी, कानून तोड़ के उनको फायदा पहुंचाया। आज फिर वही हो रहा है कि आप क्रैक डाउन कर रहे हैं। अरे भाई, ये क्रैक डाउन जिन लोगों पर कर रहे हैं वो तो कौमी सलामती कमेटी को पिछली हुकूमत के दौर में करना चाहिए। अब ये इसलिए किया जा रहा है कि आवाम के साथ इक़्तिसादी दहशतगर्दी करके इलेक्शन की तारीख को पोस्टपोन। ये जो कुछ बेहतरी आ रही है ये आर्जी है, इस पर आप ज्यादा खुश ना हो। जब तक नंबर 1 इलीगल असासे, उससे कोई 1100 अरब रुपए मिल सकता है चंद माह में। इनके पास कंप्यूटर में डिटेल्स मौजूद हैं जिनके चोरी के असासे हैं, हम उन पे हाथ डालने के बजाय कहते हैं लॉकर्स में चले जाएं। मुझे लॉकर में चोरों में कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन असासे, अब जिन्होंने असासे डिक्लेयर नहीं करे उनके लिए बाद में एमनेस्टी स्कीम लेकर आई जाएगी और उन्हें एमनेस्टी से फ़ायदा उठा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये सूरत है कि अभी आप जितना मर्जी कह लें कि हुकूमत या तमाम इदारे इस वक्त डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ वही इमोशनल डायलॉग्स, ड्रामेबाजियाँ, बात वही ना, ये कॉस्मेटिक बेहतरी से तो चीज़ें नहीं बेहतर होती, चीज़ें हमेशा लॉन्ग टर्म से बेहतर होती हैं। IMF से 15 अरब के रिलीफ के लिए वापडा के हम मिन्नतें कर रहे हैं और उससे प्रोग्राम की बात कर रहे हैं,
लेकिन लायन लॉसेस की बद में बिजली चोरी रोजाना, माहाना, सालाना अगर बात की जाए अरबों रुपए की चले हो रही बिजली है। चोरी तो अलग बात है, जो ब्यूरोक्रेट्स को, जजेस को और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको जो फ्री यूनिट्स दिए जाते हैं उनका हिसाब कौन करेगा? अगर इन सब चीज़ों पे सिर्फ अगर हम अपनी गवर्नेंस को बेहतर कर लें, अपनी हुकूमतें अपने आप को, अपनी चीज़ों को, अपनी कारकर्दगी को बेहतर कर लें, तो ये 15-15 अरब के लिए हमें IMF के आगे भीख ना मांगनी पड़े। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर से। और सियासी मंजरनामे की आपको पता है कि सियासत के बगैर तो कोई भी बात है वो अधूरी है, और सियासत तो हमारे हर घर की बैठक का हिस्सा बनी होती है। हर डाइनिंग टेबल में सियासत की डिस्कशन हो रही होती है, और सियासत में हमारे पास आ जाके 3 ही तो पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी, PTI और रही PMLN। और PMLN की तरफ से बड़ी, अब मैं कहती हूँ कि जो उनके सपोर्टर्स हैं ना वो बड़े खुश होंगे, क्योंकि नवाज शरीफ की वापसी की खबरें। खुश तो होंगे, अब ये खुश होंगे या खुशगुमानी है, क्योंकि इससे पहले बहुत बार आ चुका है। पाकिस्तान की सियासत का महवर मरकज एक ही चीज बनी हुई है, वो है मियां साहब की वापसी। हाँ जी, इलेक्शंस का। लेकिन उससे पहले मुझे एक सवाल की जवाब देते आप ही और बाकी तमाम लोग भी, कि वो सेहत उनकी अब कैसी है? वो बीमार थे, इस वजह से बाहर गए थे। माशाल्लाह ही इज फाइन, उनका इलाज चल रहा है, अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत दे। बिल्कुल तो लेकिन इस वक्त हर चीज जो सियासी मंजरनामे पे फिट होती है, उसकी जो मशरूत चीज है, यही कहा जा रहा है कि वो मियां साहब की वापसी से मशरूत है। इलेक्शंस की बात हो तो तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि मियां साहब जब तक नहीं आएंगे, इलेक्शंस तब तक नहीं होंगे। 21 अक्टूबर को वापस आएंगे जी। फाइनली अब डेट बाकायदा अनाउंस हो चुकी। अच्छा, डेट्स और तारीखें फिजाई से पहले भी आ चुकी है, ख्वाजा आसिफ दे चुके हैं, मरियम नवाज कह चुकी हैं, लेकिन वो तो कहती थी जल्द आएंगे। और भी बहुत ज्यादा तारक ये कहते हैं कि बस ये कमिंग वीक। लेकिन इस दफा लग रहा है कि वापसी में संजीदा है। हमारे प्रोग्राम में कितने PMLN के जो आते थे पार्लियामेंटेरियंस, वो ये कहकर जाते थे कि बस इसी महीने के एंड पर आ जाएंगे, अगस्त में आ जाएंगे या सितंबर में आ जाएंगे। लेकिन अब 21 अक्टूबर की ये डेट दी गई है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आएंगे, और इलेक्शंस की डेट भी उन्हीं पर है। फिर चीफ जस्टिस की जो तब्दीली है वो भी है बीच में। मतलब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी एक सिचुएशन है, लेकिन ओपन सीक्रेट है कि कब वो वापस आएंगे और इसी पर बात करेंगे। रहनुमा नून लीग सिद्दीकुल फारूक साहब हमारे साथ। बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब आपके वक्त का। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर, मियां साहब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। एक तो ये कंफर्म कर दीजिएगा, हतमी है उनकी वापसी? वैसे तो उनके इस्तकबाल के हवाले से तैयारियां भी की जा रही हैं, लग भी यही रहा है कि इस दफ़ा मियां साहब लाजमी आएंगे। सर, लेकिन ये भी सवाल हो रहा है कि मियां साहब उनकी पार्टी की हुकूमत थी, 16 माह तक हुकूमत रही, अपने भाई के दौरे हुकूमत में भी मियां साहब पाकिस्तान वापस नहीं आए हैं, और अब इतनी देर के बाद सर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि मियां साहब की गैर मौजूदगी में जो नून लीग को सियासी धचका पहुंचा, जो नून लीग को नुकसान हुआ है, उसकी तलाफी हो पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दावत देने का बहुत शुक्रिया। आपके सवाल का बराह रास्त जवाब देने के लिए अर्ज करूँगा। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ ले आएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, उसके बाद ये जो आपने हुकूमत 16 महीने की बात की है, ये तो आपको मालूम है कि एक मखलूत हुकूमत थी, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान को इमरान खान साहब और बाजवा साहब और इन लोगों ने किस मुश्किल में डाला हुआ था। एक तरफ डिफ़ॉल्ट और उससे जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें, दूसरी तरफ पाकिस्तान के आइन को तब्दील करके सदारती निज़ाम और मर्जी के लोग और जनाब फिर 10-10, 20-20 साल के इक़्तिदार के मंसूबे बने हुए थे। अब ये दोनों ही तबाही के रास्ते थे। एक रास्ता इख्तियार करना पड़ा अदम एतमाद का कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट वगैरह से, और दूसरी तरफ उस तबाही से कि आइन ही तब्दील कर दिया जाए जी, और यहाँ आनूरियत नाफिज कर दी, उससे बचा दिया। उसमें भी नुकसान था, और वो जैसे कि सियासत की कीमत दी है उन्होंने। हमारे ख़िलाफ़ लोगों के जज्बात हुए महंगाई की वजह से। लेकिन मैं एक बात आपसे अर्ज करूँगा कि मुस्लिम लीग नून के पास लोगों के सामने एक मुस्लिम लीग नून की नवाज शरीफ साहब के हवाले से
क्रेडिबिलिटी है, एक साख है। हाँ यानी लेकिन आप भी माशाल्लाह मौजूद हैं। 2016-17 में आपने खरीदारी की होगी, मैं भी जाता था, मेरी बेगम भी खरीदारी करके लाती है। सबको मालूम है कि चीनी 52-55 रुपए किलो थी, आटा 35-40 रुपए किलो था, इन्फ्लेशन 4% थी, शरह सूद 5.6% थी। सबको मालूम है कि बड़े बड़े मंसूबे बन रहे थे, तरक्की हो रही थी, कोई अफरा तफरी नहीं थी, रोजगार मिल रहे थे। उससे फिर एकदम आज कहाँ पहुँच गए। सदीकुल फारूक ये साहब, actually सर आपने बिल्कुल बजा फरमाया, बिल्कुल ऐसा ही है। 2013 से 18 तक वो एक तरक्की का सफ़र था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर वो बात हो चुकी। अब लोग याद कर रहे हैं रीसेंट परफॉर्मेंस को जो पीडीएम की सूरत में थी। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और इस पिछली हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए ख़त्म करके इसलिए हुकूमत में आए थे। जवाब ये बनाया गया था कि पीटीआई ने महंगाई जो है बहुत ज़्यादा कर दी है। महंगाई मार्च हुआ, आपको याद होगा, पाकिस्तान नून लीग की क़यादत में पीपल्स पार्टी भी उसका हिस्सा थी। लेकिन सर उसके 16 माह में देखा कि जो दावे किए गए थे, जो पीडीएम हुकूमत जिन तवक्कुआत के साथ आई थी, जिन दावों के साथ आई थी, तो महंगाई में तो सर 2 से 3 से 4 गुना मजीद इजाफा हुआ है। तो लोग अब मियाँ साहब की 13 से 18 वाली कारकर्दगी को इतना याद नहीं कर रहे। रिसेंटली जो कुछ हुआ है और जो हालात इस वक्त आवाम फेस कर रहे हैं, असल तो लोग उस पर बात करना चाह रहे हैं। सर मैं आपसे अर्ज करूँगा, जो ही शहबाज शरीफ साहब ने मखलूत हुकूमत के वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया, अगले दिन उन्होंने ये कहा कि हम रियासत बचाने के लिए आए, सियासत के लिए। इसके साथ उन्होंने उस वक्त की अपोजिशन को और बाकी सब जो थे, माशी चार्टर जो है उसकी पेशकश भी की, जिद्दोजहद की। लेकिन ये आप ज़हन में रखें, हमने मुखालिफत की थी कि इमरान हुकूमत ने बाजवा साहब की सरपरस्ती में IMF के हाथों स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया जी। जो मुआहदे किए उनमें डॉलर का मामला ऐसा था कि आप उसे टच नहीं कर सकते थे जी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पाबंदियां थी और हर शुबा। तो ये हमने कौम के सामने रखा कि ये जो मुआहदा करके तोड़ा और फिर उस पर अमल करना पड़ रहा है। फारूक ये अगर साहब, हम नहीं मैं करेंगे, आपकी बात को काट रही हूँ, लेकिन जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई थी तो डॉलर 150 रुपया था और आज 300 रुपये से ऊपर है। आप कह रहे हैं कि मैं कोई इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ जो उन्होंने वादे किए, दावे किए और उसके बिल्कुल बरक्स उन्होंने किया और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आप सही कह रहे हैं, यहाँ तक तो मैं आपकी बात से करूँगी। आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा था कि मफलूज हुकूमत शहबाज शरीफ को दी गई। इसी मफलूज हुकूमत ने नैब के अंदर भी तरामीम की, इसी मफलूज हुकूमत ने ऑर्डिनेंस ऐसे पास किए कि सारे केसेस भी ख़त्म करवा दिए और अपना रास्ता चेयरमैन सेनेट के इख्तियारात और उनकी मरात में इजाफा कर दिया गया। इसी मखलूत हुकूमत ने जो कुछ अपने हिस्से में कर सकते थे वो किया। बाकी महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है, डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है, पेट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल है और अब आप कह रहे हैं कि ये मफलूज हुकूमत थी। मैंने मफलूज का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, मखलूक है। सर शुरू के आपके जब बिल्कुल स्टार्ट किया है पहले मैंने आपने मखलूज सुना होगा जी। मखलूत ये सारी पार्टियों की हुकूमत थी, मखलूत हुकूमत थी, ठीक। मखलूत हुकूमत, मैंने मखलूत और आपने मखलूज, वैसे माने ठीक निकाले। लेकिन सर सवाल बड़ा वैलिड है। सर सवाल बहुत वैलिड है फिजा का। आपने सवाल कर दिया, मुझे थोड़ा जवाब देने दें जी प्लीज। नैब तरामीम पे इमरान हुकूमत के वजीर कानून और जो कौमी असम्बली की पार्लियामेंट की मुतल्लिका कमेटी थी वो मुतफिक हो चुके थे जी। जो तरामीम बाद में आई हैं इन पे सब मुतफिक हो चुके थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद थे कि 90 दिन के लिए उठा के बंद कर देना। ये ड्रैकोनियन लॉज हैं। ये ड्रैकोनियन का लफ्ज़ इमरान खान के वजीर कानून ने भी इस्तेमाल किया था। तो ये हमने कोई एकतरफा तौर पर नहीं किए। ये होना था इसी तरह से जो इलेक्शन रूल्स हैं, लॉज हैं, उनकी तरामीम पर इत्तेफाक हो चुका था। ये तो फिर दरमियान में इमरान खान साहब ने जो कुछ किया उसके उनके खिलाफत में एतमाद आई और वो चले गए।
और उन्होंने फिर जो कुछ किया है पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करने के लिए, वो सबको पता है। सदीक साहब, आप बगैर लगी लिपटी के बात करने के आदी हैं और आप इसी तरह बात करते हैं, लेकिन सर ये बात तो आप एडमिट करेंगे कि जिन दावों के साथ पीडीएम गवर्नमेंट आई थी उन दावों में उसके बरक्स ही चीज़ें हुई हैं। आपकी जो मखलूत हुकूमत थी वो सर मुकम्मल नाकाम दिखाई दी। ये जवाज़ और ये तासुर दिया गया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बचा दिया है। सिर्फ ये क्रेडिट एक पीडीएम की गवर्नमेंट लेती है, लेकिन सर आम आदमी तो डिफ़ॉल्ट कब का हो चुका है। देखिए, अगर आप, अब मैं जल्दी से कोशिश करता हूँ, ये जो महंगाई यूक्रेनियन वार की वजह से, रशिया यूक्रेन की वजह से जो पूरी दुनिया में गई, मेरे रिश्तेदार अजीज़ तकरीबन सारे यूरोपियन कंट्रीज़ अमेरिका वगैरह में रहते हैं। अब वो भी हमें ये कहते हैं, अभी पिछले दिनों आके मिले कि अब हम पैसे बचा के भेज नहीं सकते, महंगाई 3 गुना बढ़ गई है वहाँ भी। तो महंगाई तो वहाँ भी बढ़ी, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है इंटरनेशनल लेवल पे, ऊपर से आपके मामलात जो हैं, कर्जे इमरान खान जो लेके गए, जो 70 साल में लिए गए थे, उनसे 4-5 गुना ज़्यादा कर्जे उन्होंने अपने 4.25 साल में ले ली। वो कर्जों की अदायगी सर सदीक फारूक साहब, सर यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि अपनी हुकूमत की बात आती है तो आप उसको यूक्रेनियन वॉर से मंसूब कर देते हैं कि ग्लोबल रिसेशन। तो फिर इस तरह इमरान खान के टाइम में कोरोना था, वो भी यही जवाब देते हैं कि हमारे टाइम में कोविड आया था, हमारे टाइम में ग्लोबल रिसेशन था, हमने तो सरवाइव करना, हमने तो उसके बावजूद हुकूमत चलाई, यही हमारा कमाल है। और कहा जा रहा था कि इसहाक डार आएंगे तो कुछ चेंजेस आ जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसीज बड़ी फ्लॉप है, इसहाक डार जब वतन वापस आएंगे तो डॉलर ऐसे नीचे आ जाएगा, IMF जो है वो घुटनों पे आ जाएगा और मुज़ाकरात हो जाएंगे। और ऐसे तड़ियाँ लगा रहे थे इसहाक डार साहब के, देख लेंगे इनको, इनके बगैर भी हमारे पास प्लान बी है। हाँ, प्लान बी आखिर में उन्होंने नाफिज करने की बात की थी, लेकिन उस वक्त तक देखें, इसहाक डार साहब नऊजुबिल्लाह को पैगंबर थोड़ा ही है कि उनकी सारी बातें तो जी, उनकी बातों में कमजोरियां आई, कोताहियां सामने आई, उन्होंने अंदाजे दुरुस्त नहीं लगाए थे कि किस हद तक हाथों से चीजें निकल जाएंगी। सैलाब के आने के जो असरात थे वो सामने आए और जो एतमाद है अपना बिजनेस कम्युनिटी का, सनतकारों का, वो मुतज़लज़ल हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। असल में जब आप बीज बोते हैं ना किसी चीज के, तो हम जब आए हैं तो वो आधी फसल थी, फिर वो जवान हो गई, फिर जो जवान हुई है तो फिर उसके साथ सारी खराबियां आ गई। तो अब इस वक्त अब सूरत ये है कि पाकिस्तान को बड़ी ईमानदारी से एक सारी पार्टियों को बैठ के कौमी एजेंडा, कौमी इत्तेफाक राय से एक नेशनल एजेंडा बनाना होगा। सर आपकी सारी पीडीएम यही तो थी, पीटीआई को छोड़ के बाकी तमाम पार्टीज आपके साथ थी, तब तो आपने क्यों नहीं इस पर काम किया? तमाम पार्टीज तो आपके साथ थी उसी मखलूत हुकूमत में। अगर वन एजेंडा बनाना होता तो इदारे आपके साथ थे, तमाम पार्टीज आपके साथ थी। अब नवाज शरीफ की वापसी, आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन सी पॉजिटिव वाइब लेकर आ सकती है? देखिए, नवाज शरीफ साहब का नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्रेडिबिलिटी है, इमेज है, और उनका एक बाअमल सियासतदान और नतीजा पैदा करने वाले सियासतदान का इमेज है। आपने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान आने से पहले, ये महीना 1.5 महीना पहले, वो गए हैं गल्फ कंट्रीज में, गए हैं सऊदी अरब भी गए। तो अगर उनकी क्रेडिबिलिटी ना होती तो कौन उन्हें वेलकम करता, कौन उनसे मुलाकातें करता? ये अब कोशिश होगी, कोशिश होनी चाहिए। खुदा करे कि बाकी अवामिल सारे ठीक हों और इदारों और सियासतदानों में, वैसे तो बुनियादी तौर पर सियासी पार्टियां ही सबसे बड़ी चीज़ हैं। सियासी पार्टी सबसे बड़ा इदारा होती है। पाकिस्तान बनाया भी सियासी पार्टी ने
मुस्लिम लीग पार्लियामेंट ने सर, पार्लियामेंट इसका- सुप्रीम होती है, पार्लियामेंट ही तमाम इदारों के लिए सब कुछ बनाती है। बहुत शुक्रिया असदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यही सियासी पार्टीज पार्लियामेंट में बैठती हैं और फिर सारे आइन बनाती हैं और फिर तमाम जो है ऑर्डिनेंस पास किए जाते हैं। लेकिन ये बात सदीकुल फारूक साहब की जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है कि एक मखलूत हुकूमत आई है, लेकिन इस मखलूत हुकूमत ने अपने हक में तो जितने फैसले करने थे वो तो फौरी ऑर्डिनेंस और बिल पास करके कर लिए, लेकिन जो अवाम के हक में फैसले करने थे उसमें फिर ये गफलत और कोताही बरतते रहे और कहते रहे कि यूक्रेन वॉर है, ग्लोबल रिसेशन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये फिर सरासर ज्यादती है। और अभी भी नवाज शरीफ की वापसी, आई होप सो कि वो कुछ पॉजिटिविटी ले आए, चाहे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आए चाहे किसी और की गवर्नमेंट आए, लेकिन कैसे ले हमें आएंगे? सिर्फ वो रिलीफ जादू की चाहिए। छड़ी तो नहीं है उनके हाथ में, इन्हीं के भाई की गवर्नमेंट थी जी जब ये सब कुछ हुआ है। लेकिन अब सवाल यही है, इसहाक डार साहब की दफ़ा भी ये बातें की गई थी। मियाँ साहब अगर आप भी जाते हैं, पहली चीज़ तो ये अवाम को किस तरह फेस करेंगे, एक्सेप्टेंस कैसे आपका आएगी? नैरेटिव क्या होगा। वोट के इज्जत दो का नैरेटिव था, आप हुकूमत में आए तो वो नैरेटिव अपनी मौत खुद मर गया। लेकिन अब सवाल यही है कि मियाँ साहब आते हैं, नून लीग का शायद कोई फ़ायदा हो जाए, इनकी सफ़ों में जो इत्तेहाद है वो दोबारा से बरकरार आ जाए, इख्तलाफात ख़त्म हो जाए, लेकिन आवाम को इससे कोई सरोकार नहीं है। गरीब आदमी को अपनी एक वक्त की 2 वक्त की रोटी से मतलब है। मियाँ साहब आते हैं नहीं आते हैं, उनका ये इस वक्त कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। नाज़रीन, सियासत से ही बात का आगाज़ करते हैं और सियासत के हवाले से जहां पर हमने बात की मियाँ साहब की वापसी के हवाले से, मियाँ साहब का भरपूर फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा, तो दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो साहब ज़रा गिले शिकवे करते नज़र आजकल आ रहे हैं। कभी अपने जो वालिद साहब हैं आसिफ जरदारी साहब से नाला नज़र आते हैं, उनसे गिले शिकवे करते नज़र आते हैं। और अब बिलावल साहब का शिकवा ये है, उनका ये कहना है कि जनाब मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। मियाँ साहब तो वापस आ रहे हैं, नून लीग को तो हर तरह से खुलकर खेलने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन मुझे उस तरह से खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर भी ना जनरेशन गैप आ रहा है आजकल, हर मसला जनरेशन गैप के साथ ही है। क्या कहते कह रहे हैं ये देखिए। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है किसी के लिए, सीए के लिए तो है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और यही मेरा एतराज़ है। नहीं लेवल तो बिलावल भुट्टो साहब की जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बातें तो आपने सुनी है। इससे एक चीज़ तो वाज़ेह होती है फिजा कि बिलावल साहब ये पीडीएम की गवर्नमेंट के जो अपनी नाकामियां है ना, इनका मलबा इस चीज़ को जवाज बना रहे हैं कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और मुझे खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। एक महीना पहले तक ये पीडीएम गवर्नमेंट के साथ थे, पीडीएम गवर्नमेंट का हिस्सा थे और हुकूमत में थे ये, और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मतलब पहले आप लोगों ने 16 महीने मिलकर हुकूमत की है, उसके बाद आपने फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, आपने वजारत के मजे उठाए हैं, पाकिस्तान में कम रहे हैं, बाहर के ममालिक के विजिट्स करते रहे हैं, ज्यादा किए हैं। और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है, क्योंकि अब आप देखें कि वोट किस बात से मिलना है, हमेशा राइवल पर वोट मिलता है और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी एक दूसरे की राइवलरी में रहे हैं हमेशा, तो अब उन्होंने किसी तरह तो मैदान में आना है। हमारे सियासतदान ना ये समझते हैं शायद जो अवाम है ना बहुत सादा हैं या बेवकूफ़ हैं, इक्तदार में आप रहते हैं, इस तरह बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी वाले पीएमएलएन को डिफेंड करते थे, लगता ही नहीं था कि इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। यही हाल पीएमएलएन का था कि पीएमएलएन वाले इसी तरह डिफेंड करते थे जैसे पीपल्स पार्टी के साथ इनकी वाबस्तगी पीपल्स पार्टी के साथ है। लेकिन जैसे ही इक्तदार से राहें जुदा होती हैं, अब इनको पता है अवाम के पास जाना है, एक दूसरे के मुखालिफत में हमने इलेक्शन लड़ना है, तो फिर ऐसे बयानात देते हैं और वही मतलब ये एक ड्रामेबाजी है जो गुज़िश्ता 75 बरस से फिजा हमें देखने को मिल रही है। अच्छा, अब ये बात ये है कि इनको ये बात, ये गिले शिकवे जब ये अपने वालिद साहब से भी कर रहे थे कि मैं घर के ड्राइंग रूम तक उनकी बातों का पाबंद हूँ, बाहर निकल कर नहीं हूँ, मैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी हूँ और मैं एग्जीक्यूटिव सेंट्रल कमेटी का जो है वो भी उसको चेयर करता हूँ, तो फिर ये इस तरह मीडिया में आकर उनका ये एक्सपोज करना, फिर उसके बाद अभी कहा जा रहा है कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है। मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, उनको हर तरीके से अकोमोडेट किया जा रहा है, लेकिन यही बात जब आप फॉरेन मिनिस्टर थे तब आपने ये बात क्यों नहीं बोली कि एज अ फॉरेन मिनिस्टर मुझे कोई लेवल प्लेइंग फील्ड दी नहीं जा रही, या आपने कोई ऐसी पॉलिसीज बनाई क्यों नहीं एज अ फॉरेन मिनिस्टर होते हुए, क्योंकि तब तो आपकी आवाज में दम भी था, आपके पास पूरी मिनिस्ट्री थी, आप एक पीडीएम हुकूमत का हिस्सा थे, तब आप कह सकते थे कि पीएमएलएन मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। जैसे ही इक़्तिदार रुखसत होता है तो अवाम का दर्द भी जाग उठता है, फिर इनको मसाइल भी नजर आने
आने लगते हैं। जी, रियासत और शोहदा के साथ इंसाफ किया जाए, ये मुतालबा उन्होंने किया है। हाँ, बिलावल साहब ने ये मुतालिबा किया है कि रियासत और शोहदा के साथ इंसाफ किया जाए। तो हुजूर वाला, जब आपकी हुकूमत थी, सिंध में आपकी हुकूमत है, पहले सिंध वालों के साथ तो आप इंसाफ करें। हाँ। कराची में आपके मेयर हैं, उनके वो तो पहले अपने कराची के लोगों के साथ इंसाफ करें। आप ही रियासत है ना, आप ही हुकूमत चला रहे हैं, तो ये चीज़ें पहले करें, उसके बाद बयानात देने से कुछ नहीं होगा। खैर, अब कुछ बात करते हैं जनाब बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस, यानी कि PIA की, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की। और आपको पता है कि बहुत से ऐसे ममालिक हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर PIA की सर्विस जो है वो उन्होंने कहा है कि ये हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन ख़बर ये नहीं है, अभी सिर्फ मैं जो ख़बर आपको देने जा रही वो ये है जी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बंद होने के धाने पर पहुँच चुकी है, क्योंकि जी जो तैयारा साज कंपनीज़ हैं वो बोइंग और एयरबस ने तैयारों के जो पुर्जे हैं उनको फ्राहम करने का प्रोग्राम जो है वो बंद कर दिया है। और ये खबरें भी ज़रे गर्दिश हैं कि शायद PIA जो है वो किसी दूसरी एयरलाइन को जो है सेल कर दी जाए, और कोई दूसरा, या कतर को, या और अच्छा, फिर ये बात है कि आइंदा अगर 2 दिन में PIA को फंड्स ना मिले तो PIA ऑपरेशंस जो है ना मुकम्मल तौर पर जो है ना बिल्कुल रोक दिए जाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो गुज़िश्ता हुकूमत है उसने अदायगी नहीं की थी फंड्स, ईंधन के पैसे अदा करने के लिए नहीं है। इसी वजह से 15 सितंबर तक जो है एयरलाइन के बंद होने का खदशा है। वैसे भी हमारे जहाज़ों की जो सूरत हाल है ना, उसके बाद तो उनको बंद ही कर देना चाहिए, या फिर इसे प्राइवेटाइजेशन की तरफ कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बोगस मुलाजमीन भी बहुत ज़्यादा है, घोष मुलाजमीन बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर भर्तियाँ ऐसे की जा रही हैं। पहली बात तो वहाँ के पायलट्स जो हैं उनका जो है वो कहा जाता है कि उनके पास जो सर्टिफिकेट और डिग्रीज हैं वो जाली हैं, की जाती हैं। लेकिन आप ये देखें फिजा, आप ज़बूहाली का और पस्ती का हाल मुलाहिजा फरमाएं, यही PIA है जिसने बड़ी बड़ी एयरलाइंस, कतर एयरलाइंस, एमिरेट्स को ट्रेन किया है। यही PIA, और अब 2 दिन के बाद ये बंद हो जाएगी। यही एयरलाइन है, यही PIA है जिसके पायलट्स की फनी महारत की पूरी दुनिया मोतरिफ थी, जिसकी मिसाल दी जाती थी दुनिया भर में। बड़ी बड़ी एयरलाइंस जो इस वक्त टॉप पर हैं, इनकी ट्रेनिंग में PIA के पायलट्स, PIA का अमला शामिल था। लेकिन अब ये पस्ती इस हद तक ज़बूहाली की वजह आप देखें कि अब हालत ये है, हमारे पास फंड्स ही नहीं हैं, हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं हैं। बाहर के जो ममालिक हैं, सऊदी अरब की हमने 23 लाख रियाल में उनकी अदायगी करनी है, उसके अलावा बेशुमार ऐसे ममालिक हैं जहां कंपनीज की जो तंजीम है ना IATA, उसने आज से मतलब आज से ही जो PIA है उसको ब्लॉक कर दिया है, उसकी सर्विसेज को ब्लॉक कर दिया है, और $3.5 मिलियन की अदायगी पर IATA ने जो है वो अब कहा है कि हम उसके बाद जो है वो आपकी खिदमत को बहाल करेंगे, उसके अलावा जो है वो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। और कहा जा रहा है कि अगर अदायगियाँ ना की गई जल्द से जल्द तो फिर 15 सितंबर और अभी तक इस माह की तनख्वाह भी PIA के मुलाजमीन को नहीं मिली है। ये रेलवे हो, PIA हो, स्टील मिल्स हो, वापडा हो, ये तमाम इदारे जो हैं तबाही के दहाने पर आ खड़े हुए हैं। हमारी हुक्मरान जमातें जो हैं, हमारी सियासी जमातें बारियां लगाती हैं, कभी PMLN होती है, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कभी पीपल्स पार्टी होती है। ये लोग तो आकर चले जाते हैं, लेकिन ये जो हमारे नेशनल एसेट्स हैं, ये जो हमारे कौमी इदारे हैं, ये इस हद तक पहुंच चुके हैं कि अब बंद करने की बात हो रही है। ये तो आप बात कर रहे हैं, सिर्फ हमारे पास जो नेशनल एसेट की आप बात कर रहे हैं सिर्फ 15 हैं, 15 तैयारे हैं PIA के पास, जो नेशनल एसेट जो जिनकी आप बात कर रहे हैं कि हमारा नेशनल एसेट, सिर्फ 15 तैयारे के साथ जो है वो हम पूरा एक एयरलाइन को चला रहे हैं, और वो भी पता नहीं किस टाइम पर बंद हो जाए। अभी तक जो इतलात आ रही है वो तो 2 दिन में बंद हो जाएगी। खैर, इसी से आगे बढ़ते हैं। हमारे तो जहाज़ों की सूरत हाल आपने देख ली है कि क्या सूरत हाल है, लेकिन दुनिया कहाँ तक चली गई है और क्या कमालात करी है। किम जोंग उन के नाम से कौन नहीं वाकिफ है? अच्छा, किम जोंग उन जो है, अच्छा, उनकी सेहत से भी कौन नहीं वाकिफ है? उनकी सेहत से कौन वाकिफ नहीं है, और उनकी बड़ी गैर मामूली उनकी एक्टिविटीज होती हैं जो आलमी दुनिया की तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। वो रशिया गए हैं जी, पहली दफा वो मुल्क से बाहर उन्होंने सफर किया है, रशिया गए हैं वो। अच्छा, वो अपनी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो बाय एयर सफर नहीं करते, बाय ट्रेन सफर करते हैं। एक स्पेशल किस्म की, एक आपको पता है वजात, स्पेशल किस्म की उनकी एक ट्रेन है जिसमें उनकी पूरी फैमिली जो है वो ट्रेवल करती है। बुलेट प्रूफ ये ट्रेन है, और इसमें क्या कमाल की खसूसियात हैं।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और क्या ही हम क्रिकेट की बात करें कि हम दोबारा से प्रोग्राम के स्टार्ट में भी हमने क्रिकेट की बात की थी और तब हमने कहा था कि इंडिया वाले तो बड़े खुश होंगे क्योंकि वो तो फाइनल में पहुंच गए हैं। जब से पाकिस्तान मैच हारा अब दिल नहीं करता क्रिकेट पे बात करने को, लेकिन क्या करें, करनी है। और क्रिकेट में अब खबर ये है कि हमारे जितने अच्छे फास्ट बॉलर्स थे उन तमाम की ना इंजरीज का शिकार होने की वजह से अब वो रेस्ट मोड पर चले गए हैं। अब वो इज्जत बचाने के लिए रेस्ट मोड पर गए हैं। अच्छा, ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन बट अब मसला ये है कि करेंगे क्या हम आगे? नसीम शाह नहीं है, हारिस रऊफ भी नहीं है, अब यही सलमान आगा भी नहीं है। अब ये तीनों जो बड़े दो तो मेन बॉलर्स हैं, हारिस रऊफ और नसीम शाह, बिल्कुल ये भी इंजरी का शिकार हो चुके हैं। और फिर मैच भी बहुत अहम है। कल का मैच अगर श्रीलंका से हम जीतते हैं देन ही हमारा फाइनल पाकिस्तान और भारत का हो सकेगा। अच्छा, वैसे एशिया कप की 35-36 साल में कभी इत्तेफाक ऐसा है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान और भारत फाइनल में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आए हों। अब कल के मैच से मशरूत है, लेकिन पहली दुआ ये है हमारी कि अल्लाह करे कल बारिश ना हो, क्योंकि अगर कल बारिश होती है 1 पॉइंट श्रीलंका को मिलेगा और 1 पॉइंट पाकिस्तान को मिलेगा और हम फिर बारिश से ज़्यादा दुआ पाकिस्तान आ जाएंगे, आगे वापस आ जाएंगे। लेकिन उससे ज़्यादा दुआ ये करनी चाहिए कि हमारा कोई और बेटर जो है वो इंजर्ड भी ना हो, क्योंकि हमारे 2 टॉप क्लास जो फास्ट बॉलर्स हैं वो तो इंजर्ड होके आउट हो चुके हैं। अब वो टीमी जो कौमी स्क्वाड है उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन उनके रिप्लेसमेंट में अब कौन से ऐसे बॉलर्स आएंगे जो कि उसी अटैक को बरकरार रख सकेंगे और श्रीलंका की टीम को टफ टाइम दे सकेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि अब आगे अगर कोई और बैटर भी इंजर्ड हो जाता है तो फिर करेंगे क्या? ना हमारे पास बॉलिंग में कोई नाम रहा, आ जाके शाहीन अफरीदी पर हमारी उम्मीदें, पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, यही रहता है। मतलब मेज़बानी भी हम करें, ये ज्यादती है कि मेज़बानी भी हमारी है और मेज़बानी के लिए पाकिस्तान में मैचेस भी नहीं खेले जा रहे हैं और हमारी टीम का, मुझे लगता है इस वजह से हमारी टीम का मोराल डाउन हुआ है, इस वजह से हमारी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। पीजे मीर साहब से पूछ लेते हैं कि मोराल डाउन क्यों हुआ है और क्या हुआ है, हमारी टीम को नजर लग गई है या फिर हमारी कारकर्दगी इतनी बुरी रही है। सर वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। पीजे सर ये बताइएगा हुआ क्या है? ये वही टीम है जिसने भारत के बैटर्स को खड़ा नहीं होने दिया था और किस तरीके से उनको हमने वो तो बारिश हो गई, लेकिन किस तरीके से हमारी जो बॉलर्स की कारकर्दगी थी वो क्या कमाल की थी। अब भारत के साथ जो दूसरा मैच हुआ है सर 10 सितंबर को, उसने तो बिल्कुल नक्शा ही बदल के रख दिया है। आपको क्या लगता है कोई नफ्स पर हम काबू नहीं पा सके हैं या हम परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा जो लेकर हम इजी हो चुके थे कि खैर है हम तो बड़ी फॉर्म में हैं, ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से हम मारे गए हैं कि हम ओवर कॉन्फिडेंट बहुत थे? सबसे पहले तो मैं कहूँगा इंडिया बहुत अच्छा खेला है, आप उसको क्रेडिट दें क्योंकि ये क्रिकेट है और पाकिस्तान भी पहला मैच बहुत अच्छा खेला था, जीत गए एंड इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन किस तरीके से हारे हैं मैं समझता हूँ वो बड़ा एक डिबेटेबल एक सिचुएशन है। मैंने पहले भी मेंटेन किया है बाबर आजम और कैप्टन, उसकी कैप्टनसी बहुत पुअर, उसकी स्ट्रैटेजी बहुत पुअर और उसका हैंडलिंग ऑफ द प्लेयर्स इज वेरी पुअर। आपने रोटेशन नहीं रखी अपनी बॉलिंग अटैक के अंदर, आपने ये नहीं देखा कि फील्ड्स के साथ या बॉलर्स के साथ कैसे बात करें। पहला मैच आपने देखा कि इंडिया किस तरह खेला, वो बड़ा हरियाणा तरीके से खेला और वो देखे कि कहां से कहां पहुंच गया, बट पाकिस्तान स्टिल प्लेइंग। अब बात आती है कि पाकिस्तान इंडिया को हम जो लेके बैठते हैं, हमारा एक बुनियादी मसला है कि इंडिया हमें, मैं कहता हूं कि कंट्रोल करता है या गाइड करता है या डिक्टेट करता है। मैं कभी फ्रैंकली अगर पैसे की ना प्रॉब्लम होती तो मैं कभी इंडिया के साथ ना एशिया कप खेलता ना वर्ल्ड कप खेलता। क्यों? क्योंकि अगर वो मेरे मुल्क में आके नहीं खेल सकते, मैं इनके मुल्क में जाके या इनसे क्यों खेलूं? क्यों खेलूं? क्या इंडिया इतनी सुपीरियर है, दुनिया की वर्ल्ड क्लास है कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं है? हार जीत लगी रहती, डिग्निटी की बात है ना, फिर ये डिग्निटी की बात है। बिल्कुल, और हार जीत होगी, ये होती है, होएगी, लेकिन ये नहीं है एक नंबर 1 आज हम अपने प्लेयर्स को डिसऑन कर दें, वो देख क्या, ये क्रिकेट में होता है, अच्छी से अच्छी टीमें हार जाती हैं। हम आयरलैंड से नहीं हार गए थे 2007 के वर्ल्ड कप में। द थिंग है इसके हम जो चीज डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि हार जीत तो होती है, लेकिन खेल के तो हारे ना। जाहिर है एट द एंड मैच में कोई जीतता है कोई हारता है, ये थोड़ी है कि हम हमेशा हमने ही जीतना है, लेकिन एटलीस्ट हम अच्छा खेल कर मुकाबला तो करें ना। अच्छा, ये जब आप कहते हैं ना मुकाबला करें और एक परफॉर्मेंस से खेलें,
आई टोटली एग्री विद यू। ये यूजुअली होता है उन टीमों के साथ जहां आपकी वो सुई नहीं फंसी होती। हमारी पाकिस्तान और इंडिया की हमेशा सुई फंसी होती है, और इसके अंदर कभी एक टीम प्रेशर में आती है, कभी दूसरी टीम प्रेशर में आती है। अगर आपको याद हो T20 वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया ने वो हाइप क्रिएट कर दी थी, उनके लड़के प्रेशर से मारे गए, पाकिस्तान से हार गए। क्योंकि आप इतना प्रेशर ना करें कि अपने लड़कों को बिल्कुल वो उनको डरा देते हैं। हम लड़कों को मीडिया से डरा देते हैं, हम ऐसी ऐसी रिपोर्टिंग कर देते हैं कि वो लड़के उनके साइकोलॉजिकली वो होता है। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि आपको एक ऐसा मैं आपको बताऊं, मैंने इनके सबके इंटरव्यूज बंद कर दिए। ये इंजमाम हो गया, मुश्ताक हो गया, जो मर्जी। आई सेड नो इंटरव्यूज, यू आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, दैट्स इट, पीरियड। फोकस्ड आपका क्रिकेट पे होना चाहिए ना। लेकिन पीजे सर, हमारा फोकस तो हमारे प्लेयर्स का ज़्यादा तो एड्स पर है, इंडोर्समेंट पर है, वो उस पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, खेल पर कम देते हैं। लेकिन पीजे सर, अभी हमें आपको थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग आई है। सर जवाब दीजिएगा जो सवाल हमने आपसे किया था। देखिए जी, बात यह है कि आपने अपने घर को दुरुस्त करना है विद ऑफ रिस्पेक्ट। हमारा बोर्ड एक टर्मोइल में है, तो अगर मेरा इदारा टर्मोइल में होगा तो मैं परफॉर्म कैसे करूंगा? देखो ना, अगर मुल्क की आप टर्मोइल में है तो आपकी क्या परफॉर्म करेगी? यही चीज आपकी टीम पे भी जाती है। तो मैं समझता हूं कि अपने बोर्ड को अपने ठीक करना है। अब वो नए चेयरमैन आए ज़का अशरफ, अब उनके खिलाफ ग्रुपिंग होगी, एक ग्रुप इधर हो गया, एक ग्रुप उधर हो गया, तो वो चेयरमैन क्या करेंगे? मुझे बता दो, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो यही चीज जो जब स्पिल डाउन इफेक्ट होता है नीचे, आपने देखा सारे बादशाह बन गए थे नीचे। और भाई हर मैच जो होता है वो एक डिफरेंट एक इनिंग्स होती है। आज आपने 100 किया, कल आप 0 करते हैं, फिर आप जाके 50 करते हैं, फिर आप जाके फिर 100 कर जाते हैं। ये क्रिकेट की रोटेशन है, ये इसीलिए इसको कहते हैं गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। लेकिन हम उसको नहीं इस मेथड को नहीं करते। मैंने 50 किया ना, जिस तरह एक दो प्लेयर्स इनके नाम नहीं लेता हूं मैं, वो उन्होंने 100 करते थे 20-25 मैचेस के बाद, और पता नहीं 200 वनडे खेल गए हैं। अब लोग ट्रैक रिकॉर्ड कि पाकिस्तान को चाहे कहाँ ऐसे लोगों ने। तो क्रिकेट खत्म नहीं होती है। वसीम अकरम, वकार, आकिब सब आए, मुश्ताक आए, चले गए और आ गए। लेकिन अभी पीजे सर, आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी मसला ये है कि हमारे पास जो हम ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड के टॉप बेस्ट प्लेयर्स हैं हमारी टीम में, और हमारे बॉलर्स भी जो हैं वो बेस्ट प्लेयर्स हैं, लेकिन वो अभी नेक्स्ट मैच में इंजर्ड हैं। अब होगा क्या नेक्स्ट मैच में? मतलब फिर मैं हुकूमत कहने लगी थी, अवाम जो है वो फिर उम्मीदें छोड़ दे कि एशिया कप हमारा नहीं होगा, या हमने एशिया कप को इतना सीरियस लिया ही नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, एशिया का हमने नहीं लिया बिकॉज इंडिया ने डिसअपॉइंट किया। देखो ना, नाउ श्रीलंका में आप खेले 4 मैचेस आपने पाकिस्तान में किसको दिए हैं यार? आप मुझे बताएं, नेपाल बांग्लादेश को आप देते हो, इंडिया क्यों नहीं आता भाई पाकिस्तान? ये बताओ ना मुझे। हम तो होस्ट थे, आप क्यों नहीं आए? और आपने मैच वहां रखा कोलंबो के अंदर, आप यूएई में चले जाते, कम से कम आपको वेदर तो सही मिलता वहां, लेकिन डरते हैं वहां नहीं जाते। एब्सोल्युटली, यही बात थी। और मजे की बात यह है कि क्राउड हमें वैसा नहीं नजर आया। आपको पता है कि एक क्राउड का जो पैशन होता है ना, वो श्रीलंका के मैच के अंदर, पाकिस्तान और इंडिया का मैच, कितने होंगे वहां पर इंडियंस या कितने होंगे पाकिस्तानी? यूएई के अंदर जो क्राउड आपको नजर आता है ना, वो आपको एक पैशन है, एक एनर्जी दे देता है। बारिश ने पूरी कर दी, बिल्कुल पूरी कर दी। और मैं आपको बताऊं कि जब भी शारजाह में भी क्रिकेट होती थी, बड़ा अच्छा क्राउड था। इंडिया पाकिस्तान का बहुत अच्छा क्राउड होता था, और एक फेयर कॉन्टेस्ट होता था, मैच होते थे। इन्होंने बेड़ा गर्क की, जो जय शाह है, पता नहीं कहाँ का शाह है ये, इसने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया इंडियन क्रिकेट का। मुझे पता है कि हर इंडियन जो लड़का है, दे वांट टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान, लेकिन ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, इनकी आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी। खुद कहते हैं कि सियासत मत लेके आओ क्रिकेट में, और खुद सियासत लेके आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ, और मैं आपको एक और चीज बताऊं, इन्होंने वादा किया था चेयरमैन को, ज़का अशरफ को, कि ये पाकिस्तान आएंगे जयशाह, ये नहीं आया। रॉजर बिनी और राजीव शुक्ला वो हमेशा आए हैं, वो 2004 के अंदर भी पाकिस्तान आए, एक गुडविल टूर के अंदर आज भी आए। लेकिन आपकी क्रिकेट के लोग आने चाहिए ना। हम तो, हमारे तो दरवाजे ओपन है। उनके रिमार्क्स देखे क्या दिए उन्होंने इंडिया जाके, कि हमें बादशाहों की तरह इन्होंने हमें ट्रीट। लेकिन पीजे सर, कहीं ना कहीं हमारी जो सेल्फ इंटेग्रिटी है वो बहुत मुतासिर हुई है, मजरू हुई है। पाकिस्तान ने, हम हाइब्रिड मॉडल पे चले गए। भारत हमें कहता रहा कि अगर आपको इतना मसला हम नहीं आ रहे तो आप भी भारत ना आए।
मतलब हम तो सर क्या इतनी आफत थी, क्या इतनी हमें मसला था, वर्ल्ड रैंकिंग में पहले नंबर पर हम लोग मौजूद हैं, हमें अगर इग्नोर कर दिया, हम ना होते तो ना तो एशिया कप किसी काम का होता। तो सर आपको नहीं लगता कि हमारी इसी कमज़ोरी का, हमारी इसी चीज़ का फ़ायदा भारत उठाता है और जलील हम होते हैं? अब आपने ये कहा ना कि भारत फायदा उठाता है, ये इसलिए उठाता है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव उसके मुंह के अंदर जबान उसकी खत्म हो जाती है, वो बात क्यों नहीं करता जाके? उसको चाहिए कि पाकिस्तान का केस प्लीड करे। Why is it कि Indians just come along on the stage and they tell Pakistan what to do? यार मैं जाऊं इनका मुंह तोड़ इनका जवाब दे कि हाउ कम कि ये मैं तो कहूंगा आई डोंट वांट टू प्ले विद यू। सर ये पीजे सर आई स्ट्रांगली अग्री विद यू, लेकिन ना तो ज़का अशरफ ने ये बोला, ना नजम सेठी ने ये बोला। नजम सेठी उन्हें कहते रहे कि इज्जत बचा लो, हाइब्रिड मॉडल पे आ जाओ आप लोग। फिर उसके बाद जब ज़का अशरफ आए तो ज़का अशरफ ने ये बोला कि मैं तो नजम सेठी की पॉलिसी को नहीं मानता, हम दोबारा से एशिया कप को जो है वो पाकिस्तान में करेंगे या फिर किसी और यूएई में करेंगे, ऐसी जगह पे। हमारी तो अपने पीसीबी के अंदर पॉलिसीज में इनहराफ था। हमारे तो दोनों जो पीसीबी के चेयरमैन हैं वो आपस में एक दूसरे की पॉलिसीज को नहीं मान रहे थे, तो फिर हम बाहर किसी से क्या गिला करें? मुसीबत ये है कि लोगों को पता नहीं है। ज़का अशरफ ने कहा था कि हम नहीं खेलते, तो उन्होंने कहा था ठीक है आप नहीं खेलते, तो फिर ये है कि जो पाकिस्तान की किटी के अंदर वो $77 मिलियन, ये मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, कि वो जो आएगा वो फिर आपको मिलेगा नहीं। द क्वेश्चन इज, यहाँ पैसे की बात आ जाती है, फाइनेंसेस की बात आ जाती है, बट I say कि आपकी integrity and respect is much higher than $77 million. मैं इसको साइड पे रख के मैं अपने मुल्क का वकार ऊपर करूं यार। We are पाकिस्तान, हम पाकिस्तान को क्यों कोई डिक्टेट करें कि भाई तुम नहीं, भाई हम इनको चाहिए आईसीसी को जाके कहें या एसीसी को कहते, उनका प्रेसिडेंट है वो, कि भाई अगर आप नहीं आते थैंक यू वेरी मच, अगर आपने न्यूट्रल वेन्यू खेले ऐसी जगह पे जहाँ क्रिकेट भी हो, जहाँ क्राउड्स भी आए, जहाँ गेट मनी भी आपको आए और आपको आपके राइट्स भी अच्छा आपको मिल जाए टेलीविजन के, आप उधर खेलो। यूएई में आते नहीं है ये। अच्छा अभी आगे आपको क्या लगता है कि हमारी वर्ल्ड कप के लिए पॉलिसी क्या होगी क्विकली, क्योंकि ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। आपको लगता है कि जिस तरह हमने एशिया कप पर अपनी इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज किया है, आगे भारत में भी हमारी टीम जाएगी उसी तरह इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हुए? फ्रैंकली हमें अपना केस अभी भी प्लीड करना चाहिए, हमें करना चाहिए प्लीड, और अगर वो हमें ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आईसीसी डालती है तो फिर जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, खुदा की कसम आई विल कंसीड दैट मैच। आई सेड दे डोंट वांट टू प्ले विद अस, वी डोंट वांट टू प्ले विद यू। हम बाकियों के साथ सबको खेलेंगे लेकिन तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। तुम अपने घर में अच्छे, हम अपने घर में अच्छे। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बात तो क्रिकेट से हमारी इंटेग्रिटी पर चली गई, लेकिन बात उनकी बिल्कुल ठीक थी कि पहले ही एक इवेंट स्टार्ट होने से पहले ही उसको इतना ज़्यादा जो है वो कर दिया गया था, कंट्रोवर्शियल कर दिया गया था। अब आप देखेंगे वर्ल्ड कप के प्रोमो में बाबर आजम की तस्वीर ही नहीं रखी गई है, और वो आपके वर्ल्ड क्लास बैटर है, वर्ल्ड क्लास बैटर है, टॉप पे आपके आईसीसी की रैंकिंग में बैटर हैं, और ये इंडियन जो है उन्होंने अपनी ये की है। अच्छा इंडियन लोगों को पता नहीं क्यों, ब्रेक पर हमने जाना है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको ना कोई मसला है, वो चाहते हैं कि मसला यही है कि वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है और उनकी पूरी सियासत का मरकज और महवर एंटी पाकिस्तान नैरेटिव होता है, और उसी की बुनियाद पर खेल भी महफूज नहीं है भारत में सियासत के हवाले से। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अभी टीवी स्क्रीन पर तमाम खवातीन, ये सेगमेंट है सिर्फ खवातीन के लिए, वो सामने आ जाए। आप भी बैठे हो सकता है आपको ये भी फायदे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, मर्दों का भी कुछ ना कुछ। लेकिन आप सवाल पूछ सकते हैं ना गेस्ट से हमारे, लेकिन स्पेशली हमने जो ये टॉपिक डिज़ाइन किया है ये सिर्फ खवातीन के लिए डिज़ाइन किया है, और उसमें हम जो खवातीन हैं उनको बताएंगे कि आप अपने बालों को अगर चमकदार और उनको सिल्की और कहना चाहिए अच्छा लंबे बालों का मुलायम तवाना मजबूत करना चाहती हैं, ये उसके लिए हमारे साथ जो है वो एक्सपर्ट मौजूद हैं जो कि आपको बताएंगे कि किस तरह से जो खवातीन है वो अपने बालों को स्ट्रॉन्ग, क्योंकि घर के अंदर जो खवातीन है, मुझे ये बात की समझ नहीं आती कि खवातीन गंजी भी नहीं होती, लेकिन हर घर के अंदर ये मसला है, हमारे बाल बहुत टूटते हैं, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग मेरे घर के अंदर भी नहीं, बालों में रूखापन आ जाता है, ड्राइनेस आ जाती है, रफनेस आ जाती है। हाँ,
एग्जैक्टली विद द टाइम आपको ज़ाहिर है उम्र का तकाजा है, अगर आपको ग्रे हेयर्स आ गए हैं तो मुझे नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। चलें जी, डॉक्टर नासिर साहब जो कि हेयर प्लांट सर्जन हैं, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है और हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से अगर बात की जाए तो ये उनके पायनियर्स में इनका शुमार होता है। सर बहुत शुक्रिया, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। हमने कहा कि आज आपकी मौजूदगी का हम भरपूर फ़ायदा उठाएँ। घर में बैठी जो ख़वातीन इस वक्त हमें देख रही हैं, बाल ज़ाहिरी बात है आपकी वज़ाकता में, आपकी खूबसूरती में बहुत ज़्यादा उनका किरदार होता है, तो क्या वजह है सर बालों के टूटने की? सबसे पहले तो वजह बताइएगा, क्या है? डिप्रेशन है, परेशानी है, पोल्यूशन है क्या? फीमेल हेयर लॉस में असल में ना दो तरह का प्रॉब्लम है, एक है हेयर लॉस और एक है हेयर ब्रेकेज। हेयर ब्रेकेज जो है वो है कि जड़ के ऊपर से बाल टूट जाए, और हेयर लॉस जो है कि आपका हेयर बिल्कुल आपकी स्किन के अंदर से रूट से गिर गया है। हाँ। तो ब्रेकेज की जो कॉजेज हैं वो तो हैं कॉस्मेटिक कॉजेज, यानी कि रीबॉन्डिंग है, आपकी पर्मिंग है, केमिकल प्रोसेसिंग, एनी सॉर्ट ऑफ ओवरडू आप करें अगर केमिकल प्रोसेसिंग, तो जो शैफ्ट है बाल की वो वीक हो जाती है और वो किसी भी पॉइंट से, जिस तरह डोर टूट जाती है, कहीं रगड़ लग जाए डोर को, आपकी पतंग कट जाती है, तो इसी तरह आपका ब्लीच, आपकी फ्रीक्वेंट डाइंग, पर्मिंग, स्ट्रेटनिंग, रीबॉन्डिंग, इस तरह के ट्रीटमेंट जो केमिकल्स यूज़ करते हैं बार बार हेयर शाफ्ट के ऊपर, वो अल्टीमेटली उसको वीकेंड कर देते हैं। और फिर आपका कहीं पे भी अगर ऐसा स्ट्रेस पड़ेगा कि आपका कंघा फंस गया या आपके बाल फंस गए या आप वो शैम्पू करते हुए थोड़ा टेंगलिंग हो गई और टेंगल्स को आप उसको ख़त्म कर रहे हैं, खोल रहे हैं, आप बालों को सुलझा रहे हैं, या सोते हुए रात को फ्रिक्शन लगती है तकिए के ऊपर, तो वो फिर इस तरह का वीकेंड हेयर वो टूटता है। ये इतना सीरियस इशू नहीं है, क्योंकि हेयर ब्रेकेज जो है, अगर सिर्फ हेयर ब्रेकेज है तो वो बाल दोबारा से वापस आ जाता है रूट से। ऑल्दो फीमेल्स में वो टाइम लगता है 1 साल 1.5 साल में वो लंबी लेंथ गेन करने में, लेकिन वो आपका परमानेंट लॉस नहीं है। जो सीरियस चीज है वो है हेयर परमानेंट हेयर लॉस, जो कि रूट से बाल गिर जाए और दोबारा ना निकले, ठीक है। और उसके 2-3 मेजर कॉजेज फीमेल्स के अंदर जो हैं, वो एक तो सबसे कॉमन हमारे पाकिस्तान में पॉपुलेशन में वो है आयरन डेफिशिएंसी। और उसमें जो आयरन डेफिशिएंसी एक तो होती है डिटेक्टेड, जो आपको पता हो, मोस्टली हमारी पॉपुलेशन में अनडायग्नोज्ड आयरन डेफिशिएंसी है फीमेल्स में। इवन हमारी कम्युनिटी यानी कि डॉक्टर्स जो हैं वो ट्रीट करते रहते हैं और कभी चेक ही नहीं करते। हमारे पास बहुत ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि सीरम फेरेटिन एक सिंपल टेस्ट है जो हर फीमेल का होना चाहिए साल में 2-3 दफा, क्योंकि आयरन इज समथिंग विच इज इन योर ब्लड, लेकिन जो आपकी बालों के लिए इंपॉर्टेंट है लेवल, वो है सीरम फेरेटिन। तो सीरम फेरेटिन एक ऐसा टेस्ट है जो कि हर 3 महीने में चेक करना चाहिए फीमेल्स को, विदाउट एनी रीजन। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप होने से पहले डिटेक्ट हो जाता है। हमारे पास इस तरह का सिचुएशन है कि एवरीवन इज सो बिजी, डॉक्टर्स भी अपनी प्रैक्टिस में बिजी हैं, पेशेंट लोड है, ऐसे 1-1 साल ट्रीटमेंट चल रहा है, सीरम फेरेटिन नहीं चेक किया हुआ, पीआरपी के 100 सेशंस करा चुके हैं, फेरेटिन नहीं चेक हुआ। कोई थेरेपी जितनी मर्जी स्टेट ऑफ द आर्ट होगी, अगर आपका एक न्यूट्रिएंट जिसकी वजह से आपके बाल ने जिंदा रहना है, या दोबारा रीग्रो करना है, या उसकी सिर्फ सर्वाइवल के लिए वो न्यूट्रिएंट चाहिए, तो आप जो मर्जी आप गोल्ड भी इंजेक्ट कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। ओके, मतलब कि आपको ये सबसे पहले तो ये टेस्ट करवाना चाहिए। तो मेडिकल हेयर लॉस फीमेल्स में आजकल एक बहुत ट्रेंड बन गया है कि बस बाल गिरे कोई मसला नहीं, पीआरपी करा लो, पीआरपी करा लो, एक्सोसोम्स करा लो, हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्ट करा लो, 100 चीजें हैं। ये एक किस्म का एक मार्केटिंग गिमिक्स शुरू हुए हैं और कमर्शियल हो गया है, हर चीज कमर्शियल हो गई है। तो एज अ पब्लिक सर्विस मैसेज आपके चैनल से, और हम भी जो हमारे ऊपर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप पॉपुलेशन को गाइड ही करना चाहिए कि ये चीजें एंड स्टेज ट्रीटमेंट्स हैं कि आप सब कुछ कर चुके हो, फिर भी कुछ ना हो रहा हो, फिर आप कराएं। उसके बाद ये ट्रीटमेंट्स इन ट्रीटमेंट्स को कराने से पहले ये इंश्योर करना जरूरी है कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स या बेसिक न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी या ब्लड के अंदर जो बालों के सर्वाइवल या रीग्रोथ या अच्छी हेल्थ के लिए हैं, वो पूरे हैं कि नहीं। तो फेरेटिन के बाद सेकंड नंबर पे आता है विटामिन डी लेवल, वो भी हमारी पॉपुलेशन में एक्सटेंसिवली डेफिशिएंट है। विटामिन डी लेवल चेक होना चाहिए। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये है कि हम सेल्फ डॉक्टर बहुत हैं, गूगल डॉक्टर जो हम कह रहे हैं, आप टेस्ट कराते हैं, फेरेटिन चेक कर लिया, D3 चेक कर लिया, मेरा तो नॉर्मल है। नॉर्मल क्वेश्चन हम करते हैं, मेरा तो नॉर्मल है, मेरा किसने चेक किया जी, मैंने खुद देखा, वो लैब
अब वो लैब रेंज जो है बेसिकली दैट इज नॉट ऑप्टिमल हेल्दी लेवल। एग्जैक्टली वो स्टैटिस्टिक्स हैं कि उन्होंने इतने टेस्ट किए, इतने परसेंट लोगों के इसके बीच में आए। ठीक है, जो ऑप्टिमल हेल्थ लेवल है वो सिर्फ एक वेल ट्रेन्ड डॉक्टर ही बता सकता है कि आपके केस में आपको जो प्रॉब्लम हो रही है तो आपके इन चीजों के लेवल कितने मिनिमम से नीचे नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक ये भी तो है बायोटिन। अब क्योंकि आपने कहा हर चीज कमर्शियल हो चुकी है, तो अब हर किसी को नो हाउ है, यूट्यूब पर, गूगल पर वो कुछ ना कुछ चेक करते रहते हैं और फिर अपने बालों पे पता नहीं तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। बायोटिन आ गया कि आप इस तरह करें, पीआरपी आपने बता दिया कि इस तरह के सेशंस करें, माइक्रो नीडलिंग करें। आप ये सब चीजें कर रहे हैं और आपकी चीजें डेफिशिएंट हैं तो एक्चुअली हेयर लॉस बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली क्योंकि माइक्रो नीडलिंग, पीआरपी, ये सब चीजें अगर आपके न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो ये एक किस्म का ट्रॉमा है। हाँ। और ट्रॉमा से शॉक लॉस होगा आपके बालों का। सबसे पहले आपको अपनी डाइट की तरफ तवज्जो देनी है। आइडियल तो डाइट से करना बेहतर है, लेकिन डाइट की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी वो नहीं है। वही अगर डाइट से ही, क्योंकि घर में जो खवातीन है, लेट्स सपोज कि वो नहीं जाके अपना टेस्ट और फेरेटिन और D3 चेक कर रही हैं, वो तो उनको घर में किस तरह की डाइट रखनी चाहिए? क्या ऐसे घर के अंदर, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस है वो घरेलू खवातीन है, तो उनको किस तरह से आप गाइड करेंगे? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो डाइट का ट्रेंड है हमारा वो फास्ट फूड बेस्ड है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बहुत ज़्यादा है, और इवन जो आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं उनके भी न्यूट्रिएंट लेवल्स जो विटामिन्स और उनके अंदर हैं वो नहीं है, क्योंकि अब ऑर्गेनिक आपको जो एग्रीकल्चर है वो पाकिस्तान में इतना नहीं है। ठीक है, अब बाहर तो ट्रेंड आता जा रहा है, दोबारा से दे आर रिवर्टिंग बैक टू यू नो बेसिक ऑर्गेनिक फूड। तो ये तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, जीएमओज जो हैं आपके, तो इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू वो नहीं होती। देखने में आपको एप्पल बहुत अच्छा लगेगा, देखने में आपको टमाटर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके अंदर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है क्योंकि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से ग्रो किया गया। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंटेंट होना बहुत जरूरी है। इसलिए मेन चीज ये है कि डाइट अच्छी रखनी बहुत जरूरी है। फ्रूट वेजिटेबल्स का इंटेक हो, मिल्क का इंटेक हो, प्रोटीन का इंटेक हो, लेकिन यू कैन नॉट से कि मैं अच्छी डाइट ले रहा हूं तो मेरे लेवल सही होंगे, इसलिए आपको मॉनिटर रखना जरूरी है और सप्लीमेंटेशन जरूरी है। आपको फीमेल्स को डेफिनेटली फेरेटिन साल में 2-3 दफा जिस तरह मिनिमम चेक करें, और उसका तरीका ये है कि आयरन सप्लीमेंट लें। ठीक है, और अगर एक सर्टेन लेवल से कम हो तो आयरन का एक दूसरा इशू होता है कि वो ओरली एब्जॉर्ब बहुत कम होता है, या कई लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करता है, तो आईवी ड्रिप्स का सबसे सिंपल सोल्यूशन है कि साल में 1-2 दफा आप आईवी आयरन लगवा लें। जिस तरह प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज होती हैं तो उनको अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट जरूर 3-4 पूरे 9 मंथ्स में वो 4-5 दफा आयरन ड्रिप लगा देती है कि उनके ब्लड के अंदर आयरन डेफिशिएंसी जो है, और स्पेशली फीमेल्स का जो मेन इशू है वो पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर लॉस बहुत ज्यादा होता है। उसमें भी ये रीजन होता है कि आयरन की मॉनिटरिंग नहीं हुई, ड्रिप्स ज्यादा लगनी चाहिए थी, कम लगी, या कहीं ऐसे भी है नहीं लगी, ओमिट हो गई, तो वो फिर पोस्ट प्रेगनेंसी एकदम बहुत एक्सटेंसिव हेयर लॉस होता है। और एक सर्टेन विंडो पीरियड होता है, उसके अंदर अगर आप रिकवर कर दें आयरन को तो हेयर रीग्रो कर जाते हैं, लेकिन अगर सर्टेन लेवल से ज्यादा टाइम गुजर जाए तो वो क्रॉनिक हेयर लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप वो करेक्ट भी कर दें तो रूट्स जो हैं वो फिर दोबारा एक्टिवेट नहीं होते हैं, वो डेड हो रूट्स। तो सर ये बताइएगा कि आइडियल डाइट फिर क्या हो सकती है अपने बालों का हेयर लॉस से बचने के लिए, हेयर फॉल से बचने के लिए? जो है ना मेन चीज वाइट शुगर एंड आपका जो सफेद मैदा आटा, ये आपकी न्यूट्रिएंट्स जो थोड़े बहुत आपकी बॉडी में जा रहे हैं उनको सक कर लेता है। नान, वाइट ब्रेड, पिज्जा, पास्ता, ये सब चीजें जो हैं ये एक्चुअली एक किस्म का वैक्यूम है जो आपकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को सक कर देते हैं। ठीक है, तो आप जितना भी ये वाइट फ्लोर कम रखें, वाइट शुगर कम रखें, वाइट सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट यूज करें, गुड़ यूज करें, शक्कर यूज करें। ठीक है, उसके अलावा आटा है तो आप चोकर वाला आटा यूज करें, मल्टीग्रेन आटा यूज करें, मल्टीग्रेन फ्लोर यूज करें, व्हाइट आटा मत यूज करें, मैदा ना यूज करें। वी हैव टू गो टू बेसिक्स, जो हमारे देहातों की जिंदगी थी और जो वो लोग खाते थे, तो यू हैव टू ईट दैट। अच्छा, एक ये भी है कि बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो कि स्पेशली यूनिवर्सिटीज जाती हैं, बहुत कम एज में उनको ग्रे हेयर्स बहुत ज्यादा फेस करने पड़े, उसकी क्या वजह है? जी, ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है बेसिकली। ग्रे हेयर्स के अंदर B12, कॉपर, आयरन इज द बेसिक, फेरेटिन से सिर्फ बाल गिरते नहीं है, आपके प्रीमेच्योर व्हाइटनिंग होती है। अगर आपकी फैमिली में टेंडेंसी है जिस तरह के एक सर्टेन एज के बाद तो आपके बाल व्हाइट होते हैं, लेकिन हर चीज प्री मेच्योर हो रही है। डायबिटीज आपने देखा है प्री मेच्योर हो रही है, यंग एज में डायबिटीज हो रही है, यंग एज में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, यंग एज में एंजियोप्लास्टी हो रही है। तो उसका रीजन ये है कि हर वो डिजीज जो जेनेटिक है लेकिन 50 साल की उम्र में होती थी वो अब 30, 35, 40 साल की उम्र में हो रही है, तो बेसिकली प्री मेच्योर ऑनसेट हो रहा है। प्री मेच्योर ऑनसेट का रीजन है स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, मेल नरिशमेंट, बॉडी के पास जो
बिल्डिंग ब्लॉक्स होने चाहिए अपने आप को, अपनी हेल्थ को सेल्फ मेंटेन, क्योंकि कुदरत ने आपको ऐसी बॉडी, ऐसा निजाम दिया है कि बॉडी खुद सेल्फ रिपेयर कर सकती है, अपने आप को सेल्फ मेंटेन कर सकती है आज, लेकिन आपको उसको बेसिक न्यूट्रिएंट्स देने हैं। सर आजकल एक और बहुत ज़्यादा मसला है, गैजेट्स में हम लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, आई साइट तो इससे इफेक्ट होती है, क्या बालों पर भी इसका असर होता है? फिर नींद पूरी नहीं होती, हमारा स्केड्यूल ऐसा है, सुबह लेट होते हैं, रात को लेट सोते हैं। बेसिकली दिस इज क्रॉनिक स्ट्रेस, दिस गिव्स यू क्रॉनिक स्ट्रेस। आप ऑक्यूपाइड हैं, फोन में टेंशन की चीजें देख रहे हैं, या आप इतने इन्वॉल्व हैं कि आप नींद पूरी नहीं कर रहे, आप रिलैक्सिंग टाइम नहीं है, मेडिटेशन नहीं कर रहे, कुछ इस तरह का। तो वॉट एवर ऑल दीज थिंग्स के स्लीप पैटर्न, स्लीप पूरी हो रही है बट पैटर्न सही नहीं है, आप लेट सो रहे हैं, ठीक है, जो आपका मेन टाइम है, जो नेचर का टाइम है जिसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं, ठीक है, सर्केडियन रिदम आपका स्टार्ट होता है मगरिब टू फजर, ठीक है, तो आइडियल टाइम स्लीप का जो है वो रात 9-10 बजे से लेके सुबह 3-4 बजे तक है। तो ये तो आज कल मेरे ख्याल से कोई वलीउल्लाह ही होगा जो इस टाइम पे सो के उठता होगा, उस टाइम तो सोते हैं। एग्जैक्टली। तो ये आपकी बॉडी पे एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। स्ट्रेस से क्या होता है, कॉर्टिसोल लेवल ऊपर जाता है। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है आपका बॉडी में जो रोज आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए चाहिए, लेकिन अगर वो एक सर्टेन लेवल से ज्यादा ऊपर चला जाए और एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए ऊपर रहे तो क्रॉनिक स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बहुत नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हैं फिर कॉर्टिसोल के बॉडी पे। तो ये जो आप बता रहे हैं चीजें सारी हाई कॉर्टिसोल्स हैं, मतलब आपने अपनी रूटीन जो है उसको अगर सेट रखते हैं डाइट के साथ साथ तो उसके पॉजिटिव आए। अच्छा, जो छोटे बच्चे हैं स्पेशली जो स्कूल जाने वाली लड़कियां, उनको बड़ा शौक होता है कि हमारे बाल लंबे हों और प्रिंसेस को अपने साथ वो कंपेयर करती हैं कि हमें प्रिंसेस सिंड्रेला जैसे हैं उस तरह के लंबे बाल। क्या उस एज में तो आई थिंक कि सबको पूरा न्यूट्रिशंस मिल रहा होता है बच्चों को और उनके बाल जल्दी ग्रो करते हैं। बिल्कुल। तो क्या उस एज में, उस सर्टेन एज में जब उनके बढ़ने की बॉडी ऑर्गन्स डेवलप हो रही होते हैं, उनकी हाइट डेवलप हो रही होती है, बाल लंबे रखने चाहिए छोटी बच्चियों के? देखें, अगर तो आप का हेल्दी लाइफस्टाइल है, क्योंकि बच्चों में भी डेफिशिएंसी है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी है। बच्चों में फीमेल से भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। तो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल एक दफा बच्चों का भी एक बेसिक एज के ऊपर 12-14 साल पे एसेस होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि इसका क्या है, ठीक है। और हर बच्चे का भी, बच्चों का भी प्रॉब्लम यह है कि वो भी फास्ट फूड एडिक्ट हो गए हैं, तो बच्चों में प्रॉब्लम ज्यादा है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की। तो बेसिक यही है कि आपकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, विटामिन्स लेवल बहुत अच्छे रहने चाहिए, मॉनिटर होने चाहिए, और अगर जरूरत हो तो सप्लीमेंटेशन देनी चाहिए इवन यंगर एज ग्रुप में भी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब लाइफस्टाइल की तो आपने बात कर ली है, फिर डाइट का भी बता दिया है, अब क्या वजह है? एक तो सर जिस तरह हम लोग हैं डेली बालों पे जो है ड्रायर लगता है, फिर स्प्रे होता है, इन सब चीज़ों से ये तो ज़रूरी भी हैं, इनके बगैर हमारा सर्वाइवल भी नहीं है, लेकिन सर इनसे बचा कैसे? इन चीज़ों को हार्मने से बचाने के लिए यूज़ हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हेयर ड्रायर डेफिनेटली हर्ट करता है, लेकिन हेयर ड्रायर का अगर आपका इनएविटेबल है यूज़, तो आप उसको एक तो हॉट पे कभी ना करें, वार्म पे रखें। वार्म से ऊपर हॉट सेटिंग पे नहीं जाना चाहिए, और उसका डिस्टेंस जो है आपका वो कम से कम 18 इंचेस, 12 इंचेस टू 18 इंचेस, बहुत क्लोज हेयर ड्रायर ना करें। बालों के ऊपर वार्म एयर आने से फर्क नहीं पड़ेगा, जब वार्म एयर हॉट एयर आपकी स्किन के ऊपर जाएगी तो उसको डैमेज करेगी। तो हेयर ड्रायर का यूज यहाँ पे जिस तरह है कि आप सैलून में जाएं तो बिल्कुल सर के ऊपर रख के हेयर ड्रायर कर रहे होते हैं, और हॉट पे जल्दी जस्ट टू मेक इट क्विकर, बिल्कुल कि आप जल्दी से ड्राई हो, फिर अपना आपको फ्री करें, नेक्स्ट कस्टमर आए तो वो नेक्स्ट कस्टमर नहीं, नेक्स्ट एंकर आए सर हम। अच्छा, मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि अभी मुख्तलिफ किस्म के शैम्पूज हैं और कंडीशनर्स हैं, मास्क हैं, घरेलू टोटके हैं कि अपने बालों को लंबा, दही अंडा तो सबसे घर का कॉमन एक है ना, कुछ भी या बालों में दही अंडा लगा दे। मुख्तलिफ किस्म की ऑयलिंग है। ऑयलिंग पहले बताएं कि बालों में हफ्ते में कितनी बार करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, जो एज अ एक्सपर्ट ओपिनियन। दूसरा शैम्पूज के हवाले से ये मास्क, कंडीशनर। शैम्पूज में मेन चीज इस वक्त ये है कि आपके केमिकल, अगर आपको बालों की कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आप फिर अवॉइड करें केमिकल शैम्पूज। केमिकल शैम्पूज का मतलब है जो ऑफ द शेल्फ शैम्पूज हैं जो आम मिलते हैं हमें, ठीक है। ऑर्गेनिक शैम्पू सल्फेट फ्री होना चाहिए, ट्राइकोल्सन फ्री होना चाहिए, सिलिकॉन फ्री होना चाहिए। अब हर ब्रांड ने, जैसे मैंने पूछा, बायोटिन के सप्लीमेंट्स लोग खाते हैं, पीआरपी भी अगर डेफिशिएंसी है आपके बॉडी के अंदर, ब्लड तो नुकसान होगा। माइक्रो नीडलिंग विद पीआरपी, अगर आप आयरन डेफिशिएंट हैं, आपको थायराइड का इशू है, आपको कोई और हार्मोनल इशू है, आपका विटामिन B12 कम है, डी या कंपाउंडेड प्रॉब्लम है, लोगों को डी भी कम है, बी भी कम है, जिंक भी कम है, आयरन कम है, और वो पीआरपी माइक्रो नीडलिंग कराएंगे तो दे विल लूज
more hairs, शॉक लॉस में जाएगा, that is called telogen बहुत estrogen. शुक्रिया Okay. डॉक्टर नासिर रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यही नाज़रीन कि अगर आप अपने बालों को चमकदार और रोशन रखना चाहते हैं तो ऐसे जैसे हेल्थ एक्सपर्ट और जो बालों के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनको ज़रूर एक बार रेफ़र करें। घर के टोटके इस्तेमाल कर करके थक गए हैं लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर आपको एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि जो आपका हेयर लॉस है जो मज़ीद हो रहा है वो होने से बच जाए। और हमें अभी ब्रेक की तरफ जाना है। एग्जैक्टली, हाँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। Stay with us. ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, पूरी दुनिया जो है वैसे तो इस आईटी ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में बदल दिया है। अब फासले इतने मैटर नहीं करते हैं, आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं अपने प्यारों से 1 मिनट में रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान भी इस वक्त जो है 5G के इनकलाबी दौर में दाखिल हो चुका है। अब ये 5G टेक्नोलॉजी है क्या है? वैसे तो इसको मुख्तसर कहा जाए तो वो तो यही है कि 5G से आपका जो इंटरनेट है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। इसके अलावा इसके फ़िदा दूसरे भी बहुत से फ़वाइद हैं। अच्छा, उसी पर बात करने के लिए हमने तभी तो आईटी एक्सपर्ट को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है ताकि वो हमें बता सके। और वो ऑस्ट्रेलिया छोड़ के, सिलिकॉन वैली छोड़ के आई हैं यहाँ पर ताकि यहाँ के लोगों को एजुकेट कर सके और यहाँ पर आईटी इंडस्ट्री के अंदर एक जो है वो एक रिवाइवल ला सके ताकि यहाँ के लोग भी जो हैं वो इस फास्ट टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सके। हमारे साथ कवल चीमा साहिबा मौजूद हैं। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग कवल। ये बताइए सबसे पहले कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइए कि अब ये 5G टेक्नोलॉजी जैसे वजाहत बता रहा था कि हमें तो सिर्फ ये पता है कि क्योंकि हम आईटी रिलेटेड तो लोग हैं नहीं, हमें सिर्फ ये पता है कि 5G आएगा तो हमारा इंटरनेट स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी, जो हमें बार बार वो यूट्यूब पर वीडियोस देखते हुए वेट करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा क्या फ़ायदे हैं 5G टेक्नोलॉजी से? कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है ये? 5G एक 4G से काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसलिए क्योंकि 5G में ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स ज़्यादा जो है इट्स अल्ट्रा लो लेटेंसी, विच मीन्स कि बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसमिट होगा और बहुत कम लेटेंसी के साथ ट्रांसफ़र होगा। देखिए 1G जो थी उसमें एनालॉग था, वो 2G हुआ तो डिजिटल हो गया, 3G हुआ तो उसके अंदर वो स्मार्टफोन्स वाली कैपेबिलिटी आ गई, उसके अंदर डेटा आ गया। 4G जो है वो डेटा की स्पीड्स को काफ़ी ज़्यादा ले गया कि आप वीडियोस भी देखना शुरू हो गए, वीडियो स्ट्रीमिंग अब पॉसिबल है, ऑलमोस्ट रियल टाइम में पॉसिबल है। 5G जो है वो क्या करता है कि वो बहुत उसको हाई स्पीड पे ले जाता है और उसको उसके अंदर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन जो होती है, जिसमें मशीन्स आपस में बात कर सकेंगी, वो भी पॉसिबल करता है। और आपने देखा होगा कि आजकल की दुनिया में बहुत ज़्यादा डेटा एक्सचेंज होता है, बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट होता है, तो वो उस डेटा को रियल टाइम यूज़ कर सकेगा, विच मीन्स कि जो रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं जिनको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाली एप्लीकेशंस कहते हैं, जो कि लेट्स से एक रियल टाइम डिसीजंस जो होते हैं वो 5G से पॉसिबल हो सकेंगे। अगर मैं लेमैन में कहूँ तो अगर आप ये देखें कि जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं फॉर एग्जांपल, उनको बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए, हर तरफ से जो है वो इंफॉर्मेशन चाहिए, नेविगेशन को देखने और बिल्कुल रियल टाइम में, लाइक विद इन लेस देन अ ब्लिंक ऑफ एन आई दे नीड टू हैव दैट इंफॉर्मेशन। मतलब जो हम देख रहे हैं वही चीज़ उनको भी देखनी है। एग्जैक्टली, तो वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स can theoretically become possible with that kind of a data. अच्छा, हम तो यही समझ रहे थे कि इससे सिर्फ जो है ना नेट की स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन बहुत इसके फ़वाइद तो हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये फिजिबल है? अभी तो हमारे बाद एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे 3G भी नहीं आता, तो ये कितना फिजिबल होगा और कब तक मेक श्योर हो सकेगा कि पूरे पाकिस्तान में ये 5G अवेलेबल हो? देखिए, आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए मुझे थोड़ा सा स्टेप बैक करना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि 5G में इस्तेमाल क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, 5G जो है क्योंकि बहुत इट्स अ मिलीमीटर वेव का मतलब होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा डेटा, बहुत ज़्यादा पैक्ड वेव होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा जा सकता है, उसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैरी करती है। मगर उसका मसला ये होता है कि वो सरफेस के थ्रू पेनिट्रेट नहीं कर सकती, किसी सरफेस के थ्रू पेनिट्रेट करना मुश्किल होता है, विच मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा टावर्स लगाने पड़ेंगे, स्मॉल सेल जिसे हम कहते हैं। अभी आपको 4G में जितने टावर्स लगाने पड़ते हैं या जितने उनके अंदर जो भी इक्विपमेंट होता है वो स्पेस्ड आउट है, मगर 5G करने के लिए आपको स्मॉल सेल्स बनाने पड़ेंगे, जिसका मतलब है बहुत करीब बहुत सारे आपको टावर्स लगाने पड़ेंगे और बहुत पेनिट्रेट हो सके। हाँ जी,
ताकि वो ज़्यादा Quickly ज़्यादा हो penetrate और हो सके। क्विकली फिर पेनिट्रेट हो सके। उसके लिए जो है आपको एक तो जो एक भी उसका जो एंटेना होता है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे जैसे 4G के अंदर 8 एंटेनाज होते हैं, इसके अंदर बहुत छोटे बहुत ढेरों सारे एंटेनाज होंगे। तो वो इक्विपमेंट भी डिफरेंट है। इट्स नॉट द 4G इक्विपमेंट दैट यू कैन रीयूज फॉर 5G। पाकिस्तान के अंदर दो मसाइल हैं, ठीक है। एक मसला ये है कि बिजली का मसला है, इस वक्त पावर का बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। जब आप इतने सारे सेल्स लगाएंगे, इट्स अ वेरी पावर हंग्री काइंड ऑफ इक्विपमेंट दैट यू नीड फॉर दैट। एनर्जी कंज्यूमिंग इक्विपमेंट है वो तो, और वो बहुत ज़्यादा है तादाद में। तो एक तो पावर का इशू आ गया। दूसरा ये कि उसके अंदर आपको बिकॉज यू नीड न्यू काइंड ऑफ इक्विपमेंट जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, वो आपको बाहर से लाना पड़ेगा। और आजकल आपको पता है कि हमारे जो ट्रेड प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, मतलब हम ड्यूटीज तो हमें टैक्सेस बहुत देने पड़ेंगे। ये तो हुकूमत को पॉलिसी बनानी पड़ेगी 5G के इक्विपमेंट को यहाँ पर लाने के लिए। बाकी दुनिया तो 5G पर जा चुकी है, हमारा प्रोसेस थोड़ा स्लो है और हम अभी सोच रहे हैं कि हम अपने मुल्क को जो है 5G टेक्नोलॉजी पर करें। लेकिन इनिशियली व्हाट डू यू थिंक कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो 5G टेक्नोलॉजी अगर आती है तो इन सेक्टर्स के लिए आए तो इससे हमारी इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा और ऐसी इंडस्ट्रीज़ को भी फ़ायदा होगा? व्हाट डू यू थिंक? देखिए 5G टेक्नोलॉजी जैसे मैंने कहा रियल टाइम एप्लीकेशंस आपकी चलना शुरू हो जाएंगी। उसमें आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है आप उसको डिजिटलाइजेशन की तरफ, फुल डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। एग्रीकल्चर में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आप रियल टाइम डिसीजंस करके एग्रीकल्चर को ऑटोमेशन की तरफ लेके जा सकते हैं, रियल टाइम की तरफ लेके जा सकते हैं। देयर इज़ लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स दैट अदर इंडस्ट्रीज दैट कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम। तो 5G में उसका तो कोई देयर इज़ नो क्वेश्चन कि आपकी जो एडवांसमेंट है, जो ही आपकी कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे 4G आया तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन जो कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि पहले हो सकती हैं, नाउ देयर पॉसिबल। एब्सोल्युटली राइट। आप देखिए स्मार्टफोन पेनिट्रेशन कितनी ज़्यादा हो गई है, लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया, लोग दे गॉन टुवर्ड्स डिजिटल बिकॉज रियल टाइम अवेलेबल है। तो इस तरह देयर सो मेनी न्यू थिंग्स दैट कैन हैपन व्हेन 5G इज अवेलेबल। बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, बहुत सारी नई स्टार्टअप्स आएंगी जो डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकिन इसका ये भी तो देखें ना कि इसका इम्पैक्ट जो अभी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन पर भी तो होगा ना, कि जो काम अभी नौकरियां जो इंसानों के पास हैं, जब वो सब कुछ डिजिटलाइज कर दिया जाएगा तो बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा। और यहाँ पर बेरोज़गारी और ह्यूमन रिसोर्सेज तो पहले ही बहुत ज़्यादा आपके सामने है सिचुएशन, लोग बेरोज़गार हैं, इनको नौकरियाँ मिल नहीं रही। तो इस टेक्नोलॉजी का नुकसान भी तो अपनी जगह है। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तब भी लोगों ने कहा कि नौकरियां बंद हो जाएंगी, क्योंकि पहले जो लोग मैनुअली लोग हाथों से काम करते थे वो मशीनों ने करना शुरू कर दिया। मगर ह्यूमन रेस इवॉल्व कर गई और नए टाइप की नौकरियां निकल आई, ठीक है, जिसमें आप जो है एक काइंड ऑफ एवोल्यूशन चला कि वो जो मीनियल जॉब्स कर रहे थे अपने हाथों से, वो मीनियल जॉब्स खत्म हो गई मगर नए टाइप की जॉब शुरू हो गई। इसी तरह जब आप जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी वेव आती है, ह्यूमन एवोल्यूशन इवेंचुअली हो जाती है और नए तर्ज का काम निकल आता है, ठीक है। तो अभी मैं अगर आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, मैं बहुत सारे लोगों से ये कहती हूँ और जिस भी सेमिनार में जाती हूँ, बच्चों से बात करती हूँ, तो ये ज़रूर कहती हूँ कि शॉर्ट टर्म में जो डिफरेंस है बिटवीन दोज पीपल हु आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल एंड दोज पीपल हु आर गोइंग टू लूज देयर जॉब्स और नॉट बी सक्सेसफुल इज द डिफरेंस बिटवीन पीपल हु नो हाउ टू यूज AI and people who don't know how to use AI. Absolutely true. तो इसलिए ये अभी शॉर्ट टर्म में eventually हम क्या फॉर दैट इवन जिन लोगों को यूज़ करना है उसके लिए तो फिर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग भी देनी होगी ना, AI में या आप साइबर सिक्योरिटी में किसी भी जगह पर। अगर यहाँ पर जॉब सेक्टर ज़्यादा आएंगे तो यहाँ पर कितने लोग हैं जिनको AI से या फिर IT रिलेटेड लोग हैं। यहाँ पर तो कोई बड़े इतने कोई IT हब्स नहीं है और ना ही IT सेक्टर की तरफ अभी आई डोंट थिंक सो हुकूमत की तवज्जो है। लेकिन ये जो 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, इंसानी सेहत पर भी इसके असरात होंगे विद द रेस। और आप जिस तरह कह रही हैं कि टावर्स बहुत करीब होंगे और ज़्यादा होंगे, 4G टेक्नोलॉजी से ज़्यादा होंगे, तो ये ह्यूमन हेल्थ पर इफेक्ट करेगी। इसके ऊपर स्टडीज़ हुई हैं और वो स्टडीज़ जो है उन्होंने ये फाइंड आउट किया है कि इतना कोई इफ़ेक्ट नहीं है। बट एट द सेम टाइम कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि वो स्टडीज़ जो है वो प्रॉपर कंट्रोल्ड कंडीशंस में नहीं हुई, विच मीन्स के इनकन्क्लूसिव एविडेंस है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज करूं, क्योंकि इसमें मेरी काफ़ी रिसर्च है, जो सन रेज होती हैं आपकी UVA रेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रेडिएशन होती है, सो दे हार्म योर बॉडी एज वेल,
ठीक है। अब लोग कहते हैं कि नहीं जो 5G है वो तो बहुत क्लोज है, सूरज तो दूर है, मगर उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, 5G से बहुत ज़्यादा है UVA रेस की पावर, बट क्योंकि वो क्लोजर है, वी नीड टू रिमेंबर कि उसकी शॉर्ट वेव लेंथ है, तो वो हमारी बॉडीज में इतनी जल्दी पेनिट्रेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए बट उसके अगर फिर भी ये सारी चीज़ें साइड पे भी रख दी जाएं, ये तो मेरा अपना ओपिनियन है, स्टडीज़ जो है वो कह लें कि इनकन्क्लूसिव हैं ऑन द इफेक्ट्स ऑफ। क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर जब इस तरह से टावर्स बहुत ज़्यादा लग रहे थे और एक टेक्नोलॉजी पूरा चेंज हो रही थी, तब बहुत ज़्यादा जिन एरियाज़ में टावर लग रहे थे वहाँ के जो रेजिडेंट्स थे उनको ये बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही थी कि ये रेस जो है इससे हम बीमार हो रहे हैं और हमारी हेल्थ पे इसके इफेक्ट आ रहे हैं। मे बी इट कुड बी अ फोबिया, इट कुड बी अ फोबिया कि आपने उसको इतना हावी कर लिया है, बट अभी आप कह रही हैं कि स्टडीज़ इंक्लूसिव हैं, अभी वो एक उस तरह से माहौल में हुई नहीं है, तो इन योर ओपिनियन ये इंसानी सेहत पर इसके कुछ असरात तो होंगे ना, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ऑलरेडी वी आर बीइंग बम्बार्डेड विद रेडिएशन लेफ्ट राइट एंड सेंटर, सूरज की तो है ही है, मगर उसके अलावा 4G की भी रेडिएशन है, 4G की बल्कि लॉन्गर वेवलेंथ है, तो वो हमें पेनिट्रेट भी कर सकती है, तो वो चीज़ें हैं ही हैं। 5G क्योंकि बहुत डेंस होगा, हर जगह होगा, there will be a lot more of it, not more waves, और वो डायरेक्टेड भी होती हैं, तो और ये पता है हर टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा होता है, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है ना वो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के अंदर होती हैं, जैसे हर आने वाले इंसान के होते हैं ना, वैसे हर नई आने वाली टेक्नोलॉजी के साथ होते हैं। हमें जो है वो प्रोग्राम का वाइंड अप करना है। मैं क्विकली कवल आपसे जानना चाहूँगी, वैसे तो हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन आपकी वीडियोज़ जो कि मेरे भी इंस्टाग्राम पे इतनी वायरल हुई हैं, आपने इंडिया वालों को इतना परेशान किया है, मुझे ये बताएं आपको कोई ऐश्वर्या राय के ऑल्टरनेटिव पे कोई मूवी तो ऑफर नहीं हो गई कि वहाँ पर इंडिया वालों ने तो आपको वहाँ की वाकई ऐश्वर्या राय बना दिया है? नहीं, कोई मूवी ऑफर नहीं हुई, और वैसे भी वो मैं अगर कभी कोई हो भी गई तो मैं पहले ही कह रही हूँ लोग टाइम ना अपना ज़ाया करें, मुझे मूवी ऑफर करके करूँगी। ओह माय गॉड, अ गर्ल विद एटीट्यूड। नहीं, नॉट एटीट्यूड, इट्स जस्ट नॉट माय ब्रांड, आई मीन आई एम एन IT एक्सपर्ट, तो इट्स आई थिंक एज एन एक्टर आई वुड बी रियली बैड। और अगर ऐश्वर्या राय खुद आपको कुछ इस तरह से आपसे रब्ता, आई मीन मैं उनकी बहुत बड़ी फैन, मैं तो अगर वो मुझे रब्ता करेंगी या कुछ मैं उनसे बात करूँ तो आई वुड लाइक दैट। ओके, बट यू नो जैसे मैंने अपनी वीडियो में, आई डोंट नो आपने मेरी वीडियो देखी है जो मैंने वो किया था कि इट्स I think let's celebrate this discussion. All right. A woman is so much more than her looks. Yeah, absolutely, absolutely. Thank you so much. लेकिन मैंने कहा चले जाते जाते जो है वो हल्का सा जिक्र कर ही दें कि आपकी मौजूदगी में, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा वायरल हुई थी कि आई एम श्योर कि हर किसी ने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। आई थिंक क्लोजिंग की तरफ हमने जाना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और 5G टेक्नोलॉजी से अब सीधा हम क्लोजिंग की तरफ आते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।